अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन, मुस्कुराइए। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। मतलब मेरा नाम सुनकर तो भी ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। और अगली खबर सुनकर क्या करना चाहिए बता दीजिए। थोड़ा सा सर पकड़ लेना चाहिए, थोड़ा सा घबरा लेना नहीं 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 नहीं, मुस्कुराना चाहिए। क्यों? देखिए, खान साहब को जब कहा गया कि बिजली महंगी करनी है, खान साहब चाहते तो बिजली बहुत महंगी कर सकते थे, खान साहब ने नहीं किया। खान साहब ने कहा इतनी ज्यादा बिजली महंगी मैं नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ₹1.95 मजीद बिजली जो है वो महंगी की गई है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत चाहती ज्यादा महंगी कर सकती, ज्यादा झटके दे सकती थी, ज्यादा जोर, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो माजी में मुआहदे हुए हैं उसकी वजह से हमें खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो ये कहते हैं उन मुआहदों की वजह से आज ये पॉइंट आ गया है कि हमें बिजली जो है वो ज्यादा महंगी करनी पड़ रही है। यानी ज्यादा यानी ₹1.95। ठीक है, मेरे कप्तान ने यहाँ पे भी आवाम का ख्याल रखा, और वो इसलिए क्योंकि जो माजी में नून लीग ने मुआहदे किए हैं उसका खुमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। और जनाब ये कहा जा रहा है कि साबिका हुकूमत 227 अरब जो है उसकी बारूदी सुरंग बिछा कर गई। असद उमर ये कह रहे हैं कि गलत मुआहदों का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। मुआवने खुसूसी ताबिश गोहर ने अच्छा वक्त आने का कह दिया, या ये कहें कि अवाम को एक दिलासा दे दिया, लॉलीपॉप दे दिया। गलत नहीं, लेट्स स्टे पॉजिटिव। अच्छा वक्त इंशाल्लाह आएगा क्योंकि इकोनॉमी टेक ऑफ पोजीशन पे है और वी स्टिल होप कि चीजें बेहतर होंगी। जाहिर है तनकीद अपनी जगह कुछ फैसलों पे, कुछ मामलात पे, लेकिन जब बात महंगाई की होती है तो जाहिर है हुकूमत भी इस वक्त सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो आवाम की महंगाई है, और जाहिर है वो इसको टैकल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट माजी में की गई गलतियां, इसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ता ही है। एक और खबर है हमारे पास लाहौर से। मौत के सौदागर यूं लगता है कि दिन दिहाड़े दंदना रहे हैं, रोकने वाला, पूछने वाला, टोकने वाला कोई है नहीं। मुस्लिम टाउन मोड़ यूं लगता है जैसे बन चुका है मुनशियात मोड़। वहां पर खवातीन स्कूल बैग्स की आड़ में नशा फरोख्त कर रही हैं। स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट्स ये खरीदार हैं, उनके पास जाते हैं और ये नशा खरीदते हैं, तो इसको फौरी तौर पर एड्रेस होना बहुत जरूरी है। और समा ने जब कल ये खबर रिपोर्ट की तो हमने देखा कि मुसर्रत चीमा से जब बात की समा ने, तो उनका ये कहना था कि हम जल्द कोई ना कोई इकदाम करेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि पंजाब में, लाहौर में बैनर्स आवेजा कर दिए जाते हैं, मुनशियात का खात्मा, हमारा साथ दें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन ये जब कल खबर ब्रेक हुई है तो पता चला कि बच्चे, खवातीन, मर्द और बहुत सारे खिलाड़ी शहरी इसमें मुलव्विस हैं। यानी एक ऐसा काम है जिसमें हम ये कहें कि पुलिस के पेटी भाई भी उनका साथ दे रहे हैं तो गलत नहीं है। एक और चीज़ है जिसमें पाकिस्तान का साथ दिया किसने? चीन ने। और इसमें हम ये कह सकते हैं मैं कि नया दिन को ये क्रेडिट जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमने ये बात की थी इसी प्लेटफॉर्म से कि जब भी कोरोना की वैक्सीन आएगी और चाइना से आएगी तो चाइना पाकिस्तान को मुफ्त वैक्सीन फराहम करेगा। ये बात हमने यहाँ से की और कई बार हमने की जब कोविड-19 की वैक्सीन के ट्रायल्स पाकिस्तान में स्टार्ट हुए थे। और अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात की है कि कोरोना की 5 लाख वैक्सीन 31 जनवरी तक यानी आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान को दे दी जाएंगी। जो पहली खेप है ये खैर सगाली के तौर पर पाकिस्तान को। देखिए, पाक चीन दोस्ती हमेशा से मशहूर। हम कहते हैं जी समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से भी ज्यादा मीठी ये जो दोस्ती है, फिर रंग भी तो लाती है ना। फिर दोस्त इसी वक्त के लिए तो होते हैं, इसी तरह पे काम आते हैं। हमने सवाल किया था कि और मुल्कों में चाइनीज वैक्सीन कैसे पहले पहुंच गई, तो उस पर अताउर रहमान साहब ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि चाइना पहले पाकिस्तान को देगा। लेकिन हमने पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं क्योंकि ये दोस्ती है, बड़ी गहरी है और हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि चाइना ने ये पहली खेप फ्री पाकिस्तान फ्री दिया भाई। 31 जनवरी तक आ जाएगी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि फरवरी तक 11 लाख डोज मुयस्सर होंगी। अच्छी बात है, क्योंकि हम इसी बहस में रहे हैं कि फरवरी का स्टार्ट होगा, फरवरी का लास्ट होगा या मार्च का स्टार्ट होगा। तो चलें, शाह साहब ने एक अच्छी खबर दे दी है। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत का इस्लामाबाद के शहरियों के लिए इनकलाबी कदम। विफाकी दारुल हुकूमत में जो लोग रह रहे हैं उनकी थोड़ी सी किस्मत बदल जाएगी। विरासती सर्टिफिकेट का इजरास 7 साल के बजाय 15 रोज में होगा। मतलब कितनी अच्छी बात है, जहाँ पे इतना लंबा इंतजार 15 दिन। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है सक्सेसर सर्टिफिकेट का इजरा, क्योंकि उसके बाद ही आपकी जो जायदाद होती है, जो दीगर मामला होते हैं, उनको देखा जाता है। तो ये बड़ी जल्दी से हो पाएगा, बड़ा इजीली हो पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हो। बढ़ते हैं आगे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा सियासी नाश्ता और ब्रॉडशीट स्कैंडल से मुताल्लिक आज हम जरा बात कर लेते हैं। ब्रॉडशीट कंपनी की जब आप बात करते हैं तो इस कंपनी ने शरीफ खानदान के असासों का सुराग लगाया, ये उनकी तरफ से कहा गया था। तफसीलात उसकी हैं कि शरीफ खानदान की जो गैर कानूनी रकम है $82 करोड़ है और $2 करोड़ शरीफ खानदान के असासों का सुराग लगाने की मद में अदा किए गए। ये मामला भी रिपोर्ट हुआ। लायबिलिटी की मद में $2 करोड़ 10 लाख देने थे, सूद समेत $2 करोड़ 90 लाख अदा किए गए। अब जरा इस पर बहुत बात हुई, आवाज उठाई गई, तो उसके बाद वजीर आजम साहब ने कहा कि
का क़याम होकर वो इसको देखेगी कि मामलात जो हैं वो किस तरफ को हैं, गलती किसकी थी। इस कमेटी में शिबली फराज साहब, शिरीन मजारी साहिबा और फवाद चौधरी जो है वो 3 रुकन शामिल है इस कमेटी, और 3 रुकनों पे जो है ये मुश्तमिल कमेटी है। इसके अलावा पाकिस्तान कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से दुनिया भर में कहाँ खड़ा है, और इन तमाम मामलात पर बात करने इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि अवाम के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। ब्रॉडशीट जब हमारे जहन में ये नाम आता है तो गुज़श्ता दिनों में इसकी बहुत ज़्यादा बाज़गश्त सुनी गई और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये दूसरी पनामा लीग्स जो है ये साबित हो सकती है, और जो बची कुची नून लीग है उसको ये ले डूबेगी। ये हुकूमती नुमाइंदगान के बयानात थे जो कि मुख्तसर करके आपको बता रहे हैं। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इन दोनों मामलात पर बात कर लेते हैं। फवाद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। आपको याद होगा कि आपने कहा था कि तहरीक इंसाफ ने 40,000 डोनर्स की लिस्ट दी है। क्या आप बता सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं कि इनमें कितने भारत और इजराइल के डोनर्स हैं? क्योंकि ये तनकीद की गई है, इल्जाम लगाया गया कि आपके डोनर्स जो हैं वो इजराइल से हैं और भारत से हैं। पहली बात तो यह है कि यही तो प्रॉब्लम है ना, ये ना पढ़ते हैं ना कुछ। पहले भी ये जजमेंट्स के ऊपर मिठाइयाँ बांट देते हैं, पढ़ते बाद में तबसरे पैदे करते हैं। अब ये जो 2 लोग जिनके ये नाम ले रहे हैं, एक इसराइली कंपनी जो है उसको बनाया हुआ है, वो असल नाम जो उस कंपनी का मालिक है उसका नाम आसिफ चौधरी है। आसिफ चौधरी टीवी पे आ चुका है, उन्होंने जो है वो $500 की उस आसिफ ने जो है वो डोनेशन दी है। इसी तरह से जिस हिंदू का नाम ले रहे हैं वो गुजरांवाला का है, गुजरांवाला से वो अमेरिका का है। अब जिसका नाम जो है वो एक इंग्लिश नाम है, उसको इन्होंने पहले ही बगैर उसको देखे कि वो कौन है उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो इंडियन एजेंट है या वो यहूदी एजेंट है। वो सारे जो है वो पाकिस्तानी है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सारे अकाउंट्स पीटीआई ने जमा कराने होते हैं कमीशन में, ये ऑडिटेड है। तीसरी बात यह है कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसका फंडिंग का एक पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें जो आम आदमी है वो सिर्फ पाकिस्तानीज हैं, वो $5, $10, $50 ये जो पैसे हैं ये देते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये कहना कि वो इंडियन है या इजरायली हैं या फलाने हैं, मैं ये समझता हूँ ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की तौहीन है। और हम तो इसके ऊपर फख्र करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सरमाया है। पीटीआई के लिए जो जज्बा उनका है वो इसीलिए है कि हम उनकी कदर करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को वो लोग जो हैं वो पसंद नहीं है तो ये उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन हमारे लिए ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत अहमियत है। अच्छा फवाद साहब, ब्रॉडशीट से मुतालिक भी मैं कमेंट चाहूँगा आपका। उसकी तहकीकात से मुतालिक हमने देखा कि इमरान खान साहब ने कहा कि कमेटी का क़याम और उसके बाद सिफारिशात देनी थी। सर 48 आवर्स से भी ज़ायद गुजर चुके हैं, आप ज़रा खुद कमेटी का हिस्सा हैं, क्या हुआ सर, अपडेट क्या है, सिफारिशात क्या दी गई हैं? नहीं, वो जो ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर TORs भी फाइनल हो गई हैं, उसकी जो कमेटी है वो भी अनाउंस हो जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि देखें ये तो $1.5 मिलियन है ना, $15 लाख है जो आपने उनको दिया। असल बात तो ये है कि जो शरीफों के पैसे आइडेंटिफाई उन्होंने किए और बाकी लोगों के पैसे आइडेंटिफाई किए कि $100 मिलियन, चले $850 मिलियन को छोड़े, $100 मिलियन की जायदाद तो शरीफों की 2000 में है यूके में। और शहबाज शरीफ साहब $7.34 मिलियन यानी $74,50,000 2000 में दे रहे हैं नैब को, जो बाद में इफ्तिखार चौधरी वापस करवा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इनके पास कितना बड़ा पैसा था 2000। आप आपको तो छोड़ी 2020 को तो छोड़ी दीजिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को प्लंडर कैसे किया गया, लूटा कैसे गया। ये तो नादिर शाह और जो गोरे थे उन्होंने मिलके हिंदुस्तान को इतना नहीं लूटा जितना इससे खानदान ने पाकिस्तान। ठीक, अच्छा फवाद साहब, कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से जैसे शाह साहब भी कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक पाकिस्तान में खैर सगाली के तौर पे पहली खेप आएगी चाइना से। अपोजिशन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि हुकूमती अरकान वैक्सीन लगवाने के लिए बाहर के ममालिक का रुख कर रहे हैं। कितनी सदाकत है इस स्टेटमेंट में जो अपोजिशन की जानिब से दी जा रही है? ये पहली बात तो ये है कि अभी तक तो वैक्सीन जो है कई मुल्कों में जो शुरू हुई है वो 80 साल से ज्यादा लोगों को लगा रहे हैं। और जो वैक्सीन सबसे ज्यादा लगी है वो तो पाकिस्तान में लगी है, लेकिन ट्रायल्स में लगी है। बहुत सा
ट्रायल्स के अंदर जो है वो वैक्सीन पाकिस्तान में लगवाई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वजीर आजम और काबीना के किसी रुकन ने भी वैक्सीन जो है वो अभी तक लगवाई है, ना ही कोई सीनियर लोग जो बाकी हैं उन्होंने कोई वैक्सीन जो है वो अभी तक कोई लगवाई है। और कोई भी ट्रायल्स में जाहिर है तो लोगों की एक मर्जी है, जैसे कई लोगों ने, जैसे गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने वैक्सीन जाके लगवा ली, ट्रायल में लगवा ली, लेकिन वो ट्रायल्स के लिए तो अभी भी मेरा ख्याल 100-150 बंदा और भी चाहिए तो जिसको लगवा। ठीक है, नहीं जिसने भी लगवाई है पाकिस्तान में उसने कोविड-19 के वैक्सीन ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है। एज सच वैक्सीन अभी तक किसी ने नहीं लगवाई। फवाद साहब, एक मामला और, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से मुताल्लिक जब हम बात करते हैं, ज़ाहिर है आपकी मिनिस्ट्री भी इसको देख रही है, और गुज़श्ता रोज़ हमारे शो में इंजीनियर आसिम अयाज साहब ने कहा कि जो 4 व्हील इलेक्ट्रिक पॉलिसी है वो बन चुकी है। सर सवाल ये, अगर पॉलिसी बन चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है, फिर सर ये जो गाड़ियां हैं ये सेल क्यों नहीं हो रही? जो कंपनीज इनको बना रही हैं वो इंतजार क्यों कर रही हैं इस पॉलिसी का? इसमें हिंड्रेंस क्या है सर? अभी तक ऑर्डिनेंस जारी नहीं हुआ और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से मेरी कल भी हमारे साहब से बात हो रही थी और मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द ये ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट साहब को भेजा जाए और ये सेशन, नेशनल असेंबली के सेशन से पहले ये ऑर्डिनेंस आना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी तक ये ऑर्डिनेंस जो है वो हम क्यों नहीं ला पाए। ठीक, फवाद साहब बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे, सुबह के वक्त आपने वक्त निकाला और अच्छी बात है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी हमें दे दी। Exactly. अब जरा एक और चीज की बात करें, बहुत ज्यादा रिवायत थी, बहुत ज्यादा इसको सकाफत का हिस्सा समझा जाता था। टांगे की बात आप बैठी कभी टांगे? मैं बैठी हूँ। अच्छा, मैं इस तरह से बैठी हूँ कि अंदरूने लाहौर की जब आप सैर करते हैं या फिर आपने शाही किले की सैर करनी हो तो आपको टांगे पे सैर कराई जाती है। लाहौर आऊंगा, आप लेकर जाएंगे? मैं बिल्कुल लेकर जाऊंगी, अगर मैं लाहौर में हुई। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि हम दोनों इकट्ठे छुट्टियों पर जाएं। जनाब, टांगा सदियों से तरजीही सवारी रही, लेकिन 21वीं सदी का जब आगाज हुआ तो हमने देखा कि सब कुछ बदला, वहीं पर शाही सवारी भी मादूम हो गई। ऐसे में लाहौर का पढ़ा लिखा नौजवान तांगा चलाकर खोई हुई रवायात को ढूंढने के लिए निकला है। अब इस नौजवान का ग्रेजुएट से कोचवान बनने का सफर कैसा रहा, इसने ये क्यों सोचा कि वो तांगा चलाए और लाहौरियों को सैर कराए, तो आयशा अता ने रिपोर्ट तैयार की, पहले आपको दिखाते हैं। साइकिल, मोटर बाइक, ना गाड़ी, टांगे की सवारी बरसों पुरानी। टांगा सदियों तक इंसान की तरजीही सवारी रहा, मगर जदीद ज़राए आमदरफ्त ने इस सवारी को अजूबा बना दिया है। लेकिन लाहौर के नौजवान आदिल ने ग्रेजुएशन के बाद टांगा कल्चर को फिर से जिंदा करने की ठान ली। हमारे जो लाहौर की एक पुरानी सकाफत है उसको बचाइए, खास तौर के ऊपर मैंने इस मोड का यूज किया। मेरा मकसद बेसिकली इसको बचाने का है, ना कि इससे कोई कमाने का है। लाहौर के तारीखी मुकामात की सैर करने वाले लोग भी नौजवान के अज़्म की दाद देते हैं। जवान मिल के इस रवायत को बचा सकते हैं। ये सवारी एक माहौल दोस्त सवारी है। ग्रेजुएट से कोचवान बनने का ये सफर मुश्किल जरूर रहा, मगर खोई हुई सकाफत के मतलाशी आदिल को यकीन है पुरानी रिवायात जिंदा जरूर होंगी। यूं तो टांगा कल्चर नापैद हो चुका, मगर आज भी लाहौर की सड़कों पर अगर कहीं टांगा चलता नजर आ जाए तो यकीनन पुराने दौर की याद ताज़ा हो जाती है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। क्या बात है, आयशा ने रिपोर्ट भी बनाई और वो खुद भी सवारी कर रही हैं उस पर, तो क्यों ना आदिल साहब से मजीद बात की जाए, उनसे सवाल किए जाएं कुछ कि ये सोचा कैसे उन्होंने, क्योंकि कुछ बातें तो इस रिपोर्ट का हिस्सा थी, कुछ बातें हमने सोचा कि उनसे हम लाइव करेंगे। आदिल ने हमें ज्वाइन किया। आदिल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आदिल, मुझे प्लीज़ सबसे पहले ये बताएं अपनी तालीम से मुताल्लिक, तालीमी सफ़र से मुताल्लिक, आपने मास्टर्स कब किया, कहाँ से किया, और फिर आइडिया आपको आया कैसे, क्लिक कैसे हुआ कि अच्छा ठीक है तालीम अपनी जगह बट मुझे इस रिवायत को जिंदा रखना है? एक्चुअली मेरा ताल्लुक भी वॉल सिटी से है और ख़ास तौर पर अंदरून शहर की एक रवायत रही हुई है कि यहाँ की जो सकाफ़त है वो बहुत ज़्यादा रिच है। मेरी जो तालीम है वो ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने मास्टर्स किया और पंजाब यूनिवर्सिटी था जहाँ से मैंने मास्टर्स किया, और आइडिया मेरे ज़हन में ऐसे एग्जीक्यूट किया कि क्योंकि लाहौर शहर की एक सकाफत है, उन सकाफत में टांगे का भी शुमार होता है, तो इसको बचाने के लिए मैंने इसे स्टार्ट किया। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं आदिल कि लाहौर की सकाफत में एक अहम हिस्सा है। बहुत सारी बारातियों को भी हम टांगों पे जाते हुए देखते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी फैमिली ने आपको कुछ नहीं कहा कि भाई इतना पढ़ लिख लिया, क्यों ऐसा काम कर रहे हो, कुछ और क्यों नहीं कर लेते? डेफिनेटली जी, मेरे घर वालों की तरफ से तो खैर इतनी सपोर्ट नहीं रही। इनिशियल के जो साल थे उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारे फोर फादर्स कारोबार करते हैं और तुम जो उनसे वो टांगे को लेकर चल रहे हो, सकाफत को बचाने का तुमने जिम्मेदारी ली हुई है।
तो एक उस वक्त में मेरे अंदर ये जज्बा था कि मैं अपने मुल्क की सकाफ़त को, ख़ासतौर पर लाहौर शहर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, कम अज़ कम इस सकाफ़त को तो मैं बचा सकता हूँ। इसीलिए ये आगाज़ मैंने आज से 13 साल पहले किया था। बहुत सी हर्डल्स आई, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से लोग जो उनसे है वो ख़ानदान के वही अफराद जो कभी बुरा समझते थे, अब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ज़बरदस्त। आदिल, ये बताएं कि कितना वक्त देते हैं आप इसको और इसका ख्याल कितना रखते हैं आप? कैसे ख्याल रखते हैं? क्या रूटीन चेकअप भी कराते हैं? क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी का हम बहुत ख्याल रखते हैं तो ज़ाहिर है टांगा आपके पास है, इस घोड़े का कितना आप ख्याल रखते हैं? एक्चुअली इस काम का कोई ऐसा खास वक्त तो नहीं है, क्योंकि हमारे जो टूर्स हैं वो डेली बेसिस पे नहीं होते। मोस्टली टूर्स हमारे कस्टमाइज होते हैं और जानवर डेफिनेटली देखते हैं कि जब उसके ऊपर बैठे इस पर हम जुल्म ना करें, कभी छेंटा इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया, इसके खाने का, इसकी खुराक का बहुत बंदोबस्त रखते हैं। इसके साथ साथ जो है वो पूरे टांगे की मेंटेनेंस भी जो है वो वीकली बेस पे होती है, लेकिन जब टूर होता है हमारा तो उससे पहले एक दिन इसको प्रॉपर चेकअप किया जाता है। अच्छा आदिल, मुझे बताएं कि पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि आपने लाहौर की सकाफत को जिंदा रखने के लिए ये काम कर रहे हैं आप, और इस काम की जिम्मेदारी आपने अपने कांधों पर डाली है। आप कोई पैसे भी नहीं लेते, चार्जेस भी नहीं लेते, तो ये आप सारा काम कैसे कर लेते हैं? इसके साथ साथ कोई और भी काम करते हैं आप? एक्चुअली मैं IT प्रोफेशनल हूँ और मैं टूरिज्म कंपनी को रन करता हूँ और मोस्टली जो हमारे टूर्स ख़ासतौर पर जो सीनियर सिटीजन्स के लिए और जो ऑर्फन्स के लिए होते हैं वो फ्रॉम द डे फर्स्ट से लेके अब तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसका हम चार्ज नहीं करते। लेकिन कॉर्पोरेट कंपनीज कौन सी हैं, जब हमारा टूर एज ए कंपनी के थ्रू वो बुक करती है तो हम उसका चार्ज करते हैं। इसके अंदर हमने बहुत ऐसी अमाउंट रखी हुई है जिससे हमारे कोचवान जो है वो इस काम को ना छोड़ें, टांगे की मेंटेनेंस को बरकरार रखें। तो मेरा काम बेसिकली ना सिर्फ लाहौर का बल्कि टूरिज्म, चूँकि मैं कंपनी है तो उस पर भी काम करता हूँ मैं। क्या बात है आदिल। और ये मुझे बता दें, इस घोड़े की खरीदारी और इसकी गाड़ी की तैयारी कितने में हुई? कितना इसमें आपका खर्च हुआ, वक्त लगा? ये प्रोसेस तो सीखने वाला था। 13 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था और मेरे पास सिर्फ 2 गेस्ट थे और टोटल जो 13 साल का अरसा है ये समझ लें कि मेरी ज़िंदगी का ये वो हिस्सा था जिसमें मैंने इस टांगे के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। बहुत सी प्लेसेस जो सी है वो हम टांगे पे दिखाते रहे लोगों को और एक लंबा प्रोसेस है। रही बात टांगे की और घोड़े की, तो मुख्तलिफ़ किस्म के टांगे होते हैं। लाहौरी टांगा है, पेशवारी टांगा है, पिंडीवाल टांगा होता है, चकवाली टांगा है। तो हम लाहौरी टांगे को, चूँकि यहाँ पर लाहौर को बिलोंग कर रहा हूँ तो स्टाइल किया। ये टांगा आपको 1 लाख से 2 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। अगर इससे महंगे टांगे भी मौजूद हैं जिसमें थोड़ा सा पीतल का काम ज़्यादा होता है, उसका जेवर अच्छा होता है, और घोड़ी की कीमत भी 2 लाख से स्टार्ट होकर 3 लाख 4 लाख उस पर डिपेंड करती है। ये डांसिंग हो रही है, अगर मैं ढोल के थाप तो ये डांस करेगी। आदिल, इस कल्चर के फ़रोग़ के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों को कि जिस तरीके से आपने इस कल्चर को जिंदा रखा, नौजवान क्या कर सकते हैं? हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट? कोई भी चीज़ या कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप एक काम को छोटे पैमाने से स्टार्ट करते हैं तो एक वक्त में वो बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो मैंने अपने इस काम को कभी छोटा नहीं समझा। मैं इस बात पे आज भी बिलीव करता हूँ कि अगर कुदरत को मंजूर हुआ तो आने वाले सालों में, और जैसे 2021 को लाहौर के लिए बेहतरीन टूरिज्म का शहर करार दिया गया, तो मैं ये बहुत उम्मीद रखता हूँ कि मेरी तरह कई नौजवान जो इस काम से वाबस्ता होना चाहते हैं मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हम लाहौर की सकाफत को मज़ीद जो है वो परवान चढ़ा सकते हैं। ये ना सोचिए कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, टूरिज्म की प्रमोशन के लिए कोई भी काम कम नहीं होता। ठीक आदिल, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे, और जो उन्होंने रिवायत को बरकरार रखने की एक जिम्मेदारी उठाई है, सकाफत को बरकरार रखने की, मेरे ख्याल से शायद नौजवानों को इस तरफ आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, अपनी सकाफत को जिंदा रखना हम सबकी थोड़ी सी जिम्मेदारी तो है। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। गुज़श्ता रोज़ हमने जब शो का एंड किया, हमने एक मामला आपके सामने रखा था इस्लामाबाद का कि अंग्रेज़ी अगर बोल नहीं सकते तो जॉब क्यों कर रहे हो। ये मामला था इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट से रिपोर्ट हुआ था। इस पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रद्द अमल आया। लोगों ने कहा कि उन ख़वातीन को जो उस रेस्टोरेंट की या कैफ़े की ओनर हैं उनको इस मैनेजर का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। हमने उस वक्त जब वीडियो दिखाई तो हमने उनके चेहरे ब्लर किए और हमने उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, लेकिन जब ये खुद उसके बाद सामने आना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, उन्होंने उस पर रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि हम एक फैमिली की तरह हैं और ये सिर्फ एक मजाक की हद तक वीडियो थी, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा इस पे रिएक्शन आया अवाम का, तो उन्होंने कहा कि हम इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, ना सिर्फ वो ओनर्स बल्कि जो मैनेजर थे ये भी। तो हमारी रिपोर्टर अरहम खान इस वक्त इन्हीं मैनेजर के साथ मौजूद हैं और इस मैनेजर का क्या मौक़िफ़ है वो हम जरा जानने की कोशिश करते हैं। अरहम, प्लीज बताइएगा क्या कहना है इनका।
एक वीडियो हमने देखी सोशल मीडिया पे जिसमें एक जो ऑनर हैं वो अपने मैनेजर के साथ उसकी अंग्रेजी बोलने पे मजाक कर रही हैं और जो ट्विटर है उसके ऊपर बॉयकॉट इस रेस्टोरेंट का भी किया गया। और यहाँ पर जब हम आए तो हमने देखा कि कस्टमर्स भी बहुत कम हैं। हमारे साथ जो मैनेजर हैं वही मौजूद हैं अवैस, उनसे हम पूछेंगे कि ये वीडियो हुई बनाई कैसे और क्या ये अपनी ऑनर से नाराज हैं या नहीं। एक फनी वीडियो थी और जिस तरह के 10 साल से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, हम लोग फैमिली की तरह लाइक ट्रीट करते हैं ये लोग। तो वीडियो उन्होंने बनाई है और उस पर जो था फिर सामने है सबके, कोई इतना लाइक वो नहीं था, सीरियस बात नहीं थी, इस पर कोई रियलिटी कुछ भी नहीं है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे जिस तरह से बना के जी अंग्रेजी बोलने पे मजाक हो रहा है, जो मैंने सुना उसमें वो बोल रही थी कि आप 1.5 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं और आपको वो क्या था, हमें थोड़ा सा बताएं। बस यही था, उन्होंने जो पूछा है आप सब ने वीडियो देख लिया है कि ये कोर्स आपने किए हैं और वाकई ही किए हैं, तो उसमें उन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो आपको पता है एक ऑनर का एक थोड़ा सा प्रेशर होता है वर्कर के ऊपर, तो अचानक से इंटरव्यू लिया है तो वो जो पूछते कि शॉर्टकट मैं भी बताता गया, तो वीडियो फिर वायरल मीडिया है, आप देख लें एकदम पीक पे चली गई है। अच्छा वैसे मुझे ये भी बताइएगा कि ऑनर जो हैं वो सुबह से नहीं आई आज, एक प्रेशर भी है डेफिनेटली सोशल मीडिया का और बॉयकॉट किया गया है इस रेस्टोरेंट का भी। जब बाहर हम आ रहे थे तो बाहर खवातीन भी हमें मिली, वो कहती हैं कि जी आप अच्छे तरीके से डिफेम कीजिएगा उन खवातीन को जो इस तरह से अपने मुलाजमीन की तज़हीक करती हैं। मैडम क्यों गायब हो गई हैं? नहीं, मैडम गायब नहीं हुई, वो असल में आती हैं तकरीबन वीकेंड पे आती हैं जब काम अच्छा होता है। वैसे भी बहुत अच्छा है काम, लेकिन वीकेंड पे कुछ बेहतर होता है सब रेस्टोरेंट का, आपको पता है। थोड़ा बुरा लगा था उस टाइम में जो जब ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच अवैस थे हमारे साथ। और जो एक पूरे सोशल मीडिया पे हम वीडियो देख रहे हैं वायरल हुई भी है और हर कोई इस वीडियो को तनकीद का भी निशाना बना रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। और अवैस की ज़बानी आप लोगों ने सुन भी लिया कि उनकी वीडियो वायरल होने के बाद भी उनकी ऑनर ने उनको फोन किया और उनको कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक ये जो वीडियो बनाई गई है ये मजाक के लिए बनाई गई थी। उन्हें भी नहीं आइडिया था कि एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल हो जाएगी और लोग इस तरह से रिएक्ट करेंगे। जी, और हमने उनसे गुफ्तगू की, हमारे सामने ये मामला रखा, लेकिन जब हम ये मामला रिपोर्ट हुआ उसके बाद बहुत से लोगों ने इस मैनेजर को कांटेक्ट करने की कोशिश की और बहुत से लोगों ने इनको जॉब ऑफर की और उस पर भी एक मामला इस तरह का सामने आया कि कुछ लोग जो आपको ऑफर करें वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं देते। तो ऐसे कुछ मामला भी थे जो कि रिपोर्ट हुए थे। बट एनीवेज, अब क्योंकि इन्होंने कहा कि बिल्कुल फैमिली की तरह है और ऐसा कोई मामला नहीं है, एक वीडियो जस्ट एक फ़नी वीडियो थी, इस पर भी ज़ाहिर राय अभी तक मुनक़सिम है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी इसको जस्टिफाई किया जा रहा है बचाने के लिए ना अपने आप को। अब जितनी ये खवातीन जो है सोशल मीडिया पर जितना इन्हें क्रिटिसाइज किया गया, उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने जनाब ये मौक़िफ़ अपनाया। ऐसा हो सकता है, या जो ये खवातीन का मौक़िफ़ है ऐसा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जनाब। हर कोई चाहता है कि वो देर पा जिए, उसकी उम्र बढ़ती जाए, उम्र कम ना हो। तो जनाब चाइना ने पहल कर दी है, ऐसी जीन तैयार कर ली है जो उम्र को बढ़ने से रोकने के साथ उम्र को बढ़ाने में भी मुआविन साबित हो सकती है। इब्तदाई तौर पर इस जीन का कामयाब तजुर्बा चूहे पर किया गया है। साइंसदानों को उम्मीद है कि जल्द ये जीन थेरेपी इंसानों की जिंदगियों को बढ़ने से रोकने के साथ साथ उनकी उम्र को बढ़ाने में भी कामयाब होगी। जीन जिसका नाम CAT7 है और इसको गैर फाल करके बढ़ती हुई उम्र को रोका जा सकता है। तो जनाब ये मुझे लगता है कि ये हम कहते हैं ना, वो पहले एक बात होती थी कि मुझे लगता है इसने आबे हयात पिया हुआ है, तो अब ये इसने जीन थेरेपी करा ली है। जीन थेरेपी करा ली। लेट्स सी ये जीन थेरेपी जो कि इस वक्त चूहों पर हुई है, क्या ये आइंदा आने वाले दिनों में या वक्त में इंसानों पर हो सकती है और इससे क्या फवाइद हासिल हो सकते हैं, यू नेवर नो। वैसे इस पर जब हम कल डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने इनसे कहा कि चाइना ने तो बहुत बाद में काम किया है, हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ना जाने क्या किया कि वो बाकी उनकी उम्र बढ़ती नहीं, जैसे कि महानूर बलोच है, जैसे कि अली जफर है, जैसे कि शहजाद रॉय हैं, ऐसे बहुत से और हमारे सितारे हैं जो कि वाकई। और थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा मुझे 25-26 के लगते हैं, आप इससे बढ़ते ही नहीं। बस मैंने भी ये जीन थेरेपी करा ली है। अच्छा, इस पर जरा समझने की कोशिश है कि जीन थेरेपी एग्जैक्टली है क्या, और क्या ये जीन थेरेपी सिर्फ उम्र बढ़ने के मामले पर नहीं है, वैसे भी इसकी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है फॉर ह्यूमन। इस पर बात करने के लिए कराची यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स के डीन हैं प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद अली अंसारी साहब। ही इज जॉइनिंग अस टुडे। सर, वेलकम टू द शो। सर, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा इस जीन थेरेपी को जरा आसान करके कि ये जीन थेरेपी क्या इतना इजी प्रोसेस है कि चूहों पर हो गया और आइंदा आने वाले दिनों में शायद इंसानों पर भी हो सकेगा। इज इट दैट इजी?
बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस मौजू के ऊपर बोलने का मौका दिया। देखें, सबसे बड़ी चीज़ तो ये आप सोच लें कि हम दो एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं जी। एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसके अंदर आप नज़र तो आप बिल्कुल जवान नज़र आ रहे हैं, लेकिन उम्र आपकी बहरहाल जो है वो है सही। और दूसरा एस्पेक्ट ये है जिसके अंदर आप कोशिश करते हैं कि आपकी उम्र भी बढ़ जाए। तो जो अभी आप जिस बात के एग्जांपल दे रहे थे, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि 95 में तकरीबन इस तरह के जी 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 आई थिंक शायद थोड़ी सी आवाज़ सर आपकी ठीक से आ नहीं रही। दोबारा आपसे हम इस कांटेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ ठीक से हम तक आए। जिस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और मैं ज़रूर आगे चल कर जानना भी चाहूँगा कि जब हम जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं और हम ये फैक्टर को हाईलाइट कर रहे हैं कि इससे आपकी उम्र जो है वो नहीं बढ़ेगी, तो क्या जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो इससे मैनेज हो पाएंगे, वो इससे ट्रीट हो सकेंगे? जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसके साथ साथ हमारे बहुत से ऑर्गन्स होते हैं जिनके हवाले से कहा जाता है कि जैसी उम्र बढ़ती है वो ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं या उनकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। इसी तरह हमारे बोन्स, इसी तरह हमारे लिगामेंट्स, इसी तरह हार्ट है और दीगर ऑर्गन्स हैं। तो क्या इस जीन थेरेपी से ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या नहीं? सर आपसे राब्ता बहाल है, प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दो एस्पेक्ट है। एक तो ये कि जिसमें अंदर आप नज़र जवान आते हैं लेकिन जो उम्र है वो वायरल होती है, और दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जिसके अंदर आप वाकई उम्र भी बढ़ाते हैं। तो ये इसके ऊपर तजुर्बात तो बहुत अरसे से हो रहे थे। सी एलिगेंस के ऊपर तकरीबन 95 के अंदर रिपोर्ट हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कुछ जीन्स के ऊपर काम किया था, जिससे उन्होंने ये हासिल किया उस तजुर्बे के नतीजे में रिज़ल्ट कि 50% तक उनकी उम्र तकरीबन जो है वो बढ़ी है बकौल उनके। तो देखें, असल में मसला ये होता है कि हम जितने बड़े ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं, जितने बड़े जानदार की तरफ जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ओके। और जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में तो मामला ही बिल्कुल डिफरेंट है। जानवरों पे तो हम जो चाहे तजुर्बे करते हैं और आप देखते हैं कि हर वक्त होते नज़र आते हैं और लोग रिपोर्ट्स भी करते हैं, लेकिन ह्यूमंस के ऊपर हम डायरेक्ट तजुर्बात नहीं कर सकते। उसके लिए बड़ा एक सख्त पैमाना मौजूद है। और जेनेटिक्स के अंदर तो वैसे भी एक चीज़ मशहूर है कि 2+2 जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 4 हो। यानी कि हमें एक चीज़ एक जगह एक जानदार में नज़र आ रही है कि ये इस तरह होती है, वही चीज़ अगर आप दूसरे जानदार में करने की कोशिश करें तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ नतीजा आ सकता है। तो इस लिहाज से ये बात तो अभी बहुत दूर है कि ये चीज़ हो सकेगी। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बहुत सारी जीन्स ऐसी होती हैं जिनका रोल उन्होंने देखा कि भाई इस मरहले पर इस चीज़ के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो वो उनके ऊपर काम करते हैं। जैसे ये जो रिसर्च की आपने जिस तरफ इशारा किया, उस रिसर्च में भी अगर आप देखें तो उन्होंने ये बताया कि हमने इतनी जीन्स स्क्रीन की और उसमें हमें ये एक जीन नज़र आई जो कि बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है इस चीज़ के लिए। लेकिन आपको एक बात ये बता दूं कि इस जीन का भी कई और जगहों पर भी इन्वॉल्वमेंट है, खाली ये इस एक चीज़ पे नहीं है। तो एक पूरा कैस्केड होता है, एक जाल होता है कि एक जीन कई चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है। ओके, यानी सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इसका क्या मतलब ये है कि अगर ये आगे चलकर या फॉर दैट मैटर इवन इन एनिमल्स हम करते हैं तजर्बात, तो जिस जीन पर काम किया जा रहा है, जिस जीन को ऑल्टर करने की बात की जा रही है कि उसका ये फैक्टर है जिसको हमने कंट्रोल करना, दैट इज एजिंग, इससे इसका कभी इम्कान है कि जो बाकी चीजें वो जीन कंट्रोल कर रहा होगा वो चीजें ऑल्टर हो सकती हैं? बिल्कुल, ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है और होता है उमूमन। जैसे आप देखें कि नेचर में हर चीज़ एक बड़ी तरीके से हमने सेट रखी हुई है नेचर ने, तो हम जब भी उसमें मुदाखलत करते हैं तो उसके नताइज क्या होंगे वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फैमिली टू फैमिली, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, हर जगह मुख्तलिफ नताइज आते हैं। यानी कि आप ये देख लीजिए कि एक आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं एक फैमिली के मेंबर में और वही चीज़ कोई दूसरा फैमिली का मेंबर इस्तेमाल करता है तो उसमें नतीजा डिफरेंट निकल सकता है। तो जेनेटिक्स की जहाँ तक हम बात करते हैं ये तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और जीन्स जो है, मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया कि एक जीन का ज़रूरी नहीं है कि एक ही रोल हो, वो जीन कई जगहों पर इस्तेमाल हो सकती है। और जब हम एक चीज को छेड़ते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा वो हम कह नहीं सकते। ठीक है सर, जाहिर है इसका मतलब ये हुआ कि अभी एट दिस स्टेज हम वो गुफ्तगू नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर है इसमें बहुत वक्त लगेगा। लेकिन सर, चूंकि आप साथ मौजूदा टॉपिक ऐसा कि इस पर हम लोग महक सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या इसमें कोई फायदा हासिल
हासिल हो सके। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम है, थैलासीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऐसे बहुत से और जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। सर क्या पाकिस्तान में या फॉर दैट मैटर इन वर्ल्ड काम हो रहा है सर कि इन डिसऑर्डर्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम कुछ बेहतर कर सकें, इसको कंट्रोल कर सकें, इसमें बेहतरी ला सकें? देखें, जैसे और चीज़ें इवॉल्व होती हैं इसी तरह जेनेटिक्स में भी ये बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, 30-40 साल से जो है ये उससे ज़्यादा हो गया बल्कि अरसा। और इसमें पहले जो है उससे पहले अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो ब्रीडिंग के ज़रिए इम्प्रूवमेंट की जाती थी चीज़ों में, कि आपके पास जैसे फसलें हैं कि वो फसल जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे या वगैरह वगैरह। इसी तरह ह्यूमंस के अंदर भी यही चीज़ है कि बीमारियों के ऊपर जो है ज़ाहिर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो, जैसे आपने डाउन सिंड्रोम की मिसाल दी, डाउन सिंड्रोम जो है वो एक जीन का मसला नहीं है। डाउन सिंड्रोम में ये होता है कि वो पूरा क्रोमोसोम एक ज़्यादा आ चुका होता है, जिसको हम कहते हैं ट्राइसोमी 21, यानी कि 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं 2 के बजाय। सही। तो उसके नतीजे में ये जो है वो बीमारी होती है। और दूसरी अगर आप बात करें थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये डेफिनेटली एक जीन है और एक म्यूटेशन वगैरह के नतीजे में होता है, लेकिन इस पे भी कोशिश की जा रही है। मगर फिर आपसे मैं ये अर्ज़ करूंगा कि कामयाबी अभी एज सच नहीं हुई कि जिसको हम कह सकें कि हमने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। अगर ऐसा होता तो इस वक्त जो है ये जो मरीज़ों की तादाद है ये इतनी आपको नज़र नहीं आती। और ये इनहेरिटेड डिजीज़ है, ज़ाहिर है जेनेटिक्स है, तो हम बात करें तो वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे, तो इसीलिए इसके लिए फ़िलहाल सदेबाब यही देखा गया है कि आपको पहले से हिस्ट्री पता हो कि अगर कोई शख्स थैलेसीमिया या हीमोफीलिया जैसे मर्ज़ में मुब्तला है तो उसकी शादी हो वो उससे हो जिसके अंदर ये बीमारी ना हो, ताकि बच्चों में ये होने ताकि वो फैक्टर डोमिनेंट ना हो बच्चों में। बात दुरुस्त है सर, लेकिन कोई अचीवमेंट अब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन रीसेंट पास्ट हमने देखी है कि कोई ऐसा डिसऑर्डर, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से थी, वो इस वजह से, साइंस की वजह से हमने कंट्रोल की हो? मैं यही आपसे अर्ज़ करूँगा, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 1 केस 2 केस लोग रिपोर्ट करते हैं कि हमने ये अचीवमेंट की, लेकिन उसके बाद वो मामला जो है वो काफ़ी अरसे तक जो है वो ठंडा हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर आप लोगों को याद होगा कि डॉली शीप की बड़ी मशहूर मिसाल मौजूद है, जिसके अंदर उन्होंने जो है ये क्लेम किया था कि जो है हमने ये जो शीप बनाई है वो ये है कि वो एक ही सेल से हमने रिप्रोड्यूस किया था। तो उसमें भी आप देखें कि उस डॉली का अंजाम ये हुआ कि बाद में उसको जो है वो पॉइजन देकर मारना पड़ा, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई थी। तो वो एक अचीवमेंट तो थी डेफिनेटली, लेकिन नतीजा उसका ये निकला। तो मैं यही कहूँगा कि साइंस में जब तक आपके पास बहुत सारे ऐसे मिसालें मौजूद ना हो एक ही चीज़ की, उस वक्त तक आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमने ये हासिल कर लिया। आती है चीज़, इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिशें ज़रूर जारी हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ख़ास अचीवमेंट नहीं। अब नई टेक्निक्स आ गई हैं, क्रिस्पर की आ गई हैं और दूसरी चीज़ें आ गई हैं जिसके ज़रिए एडिटिंग की कोशिश की जा रही है जेनेटिक्स में, जीन्स की। लेकिन फिर वही बात है कि इंसानों के ऊपर अभी ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर हम बहुत बड़ा दावा कर सके कि हमने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली हैं। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में एक चीज़ बता दें, जब भी आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं किसी भी एक जीन को सेव करने के लिए, तो क्या आपके जिस्म के बाकी अज़ा इससे मुतासिर होते हैं? ऐसी भी कुछ चीजें सामने आई हैं कि आप एक जीन को बचाने के लिए इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, बाकी अज़ा मुतासिर हो गए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया ना कि ये एक पूरा नेटवर्क होता है। तो ज़रूरी आप एक चीज़ बीच में से गायब कर दें या उसकी एक्टिविटी बढ़ा दें या एक्टिविटी कम कर दें, तो उसका नतीजा जो है वो बहुत सारी जगहों पर हो सकता है। तो ये चीज़ें, और साइंस में ये है कि देखिए दिन ब दिन चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं। यानी कि आज आप कह रहे हैं कि ये एक जीन इस चीज़ में इन्वॉल्व है, कुछ अरसे बाद एक पब्लिकेशन आती है कहते हैं कि ये जीन हमने इसमें भी देखी, फिर कुछ आता है कि हमने इसमें देखी, फिर ये आता है कि ये चीज़ इसमें नहीं है। तो ये तो आगे पीछे ये मुस्तकिल ये का अमल जारी है। और अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले भी आप कुछ क्लेम करते हैं, बाद में कुछ और क्लेम आता है, तो ये चीज़ें जारी हैं। ये ज़रूर है कि एक जीन के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो एक जो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो मजबूत उम्मीदवार होता है कि भाई इस अमल में ये वाली जीन का रोल है, हम उस पर काम शुरू कर देते हैं और हो भी कभी कभी होता भी है इसमें कामयाबी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनल हो और वो सिर्फ इसी चीज़ में, इसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, कई और प्रोसेसेस में भी जीन इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाने में आपने हमारी मदद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हमें क्विकली एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर लगाएंगे दुनिया का चक्कर। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। जैसे कि हमने कहा था कि दुनिया भर का चक्कर लगवाते तो लगवा देते हैं। सबसे पहले अमेरिका का रुक, जूते उतार के चक्कर लगाने हैं। जूते उतार के और जनाब थोड़ा सा ना वो सीट बेल्ट बांध लें आप, दुनिया भर का चक्कर लगने लगा है। अमेरिका से खबर ये कि ऐसी खातून वहां पर हैं जिन्होंने 30 साल से अपने नाखून नहीं काटे। 30 साल उफला मनाजिर देखे तो मुझे खौफ आने लगे हैं। और जनाब इनका नाम अब दुनिया के सबसे लंबे नाखून रखने वाली खातून में शामिल हो गया। खवातीन की एक लिस्ट जिसमें लंबे नाखूनों वाली खवातीन शामिल है, उसी लिस्ट में इनका नाम शामिल हुआ है। और इन खातून ने 1982 से अपने हाथ और पाँव के नाखून बढ़ाना शुरू किए। 1982 और 2021 यानी 1982 से अब तक उन्होंने अपने हाथों के और पाँव के नाखून नहीं काटे। अल्लाह, जिसकी वजह से इनके नाखून देख के ना मुझे खौफ आ रहा है। और मैंने तभी कहा था जूते उतार के, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर पाँव के नाखून भी नहीं काटेंगे तो चलती कैसे होंगी, जूते बगैर ही चलती होंगी। ये खुदा ना खास्ता इस तरह से सफर कैसे करती होंगी, कितना मुश्किल है ट्रेवल करना, घर के काम करना और हर चीज। ये देखे ना, नेल आर्ट भी चल रहा है भाई। हाँ, और अमेरिकी खातून बहुत कम ही जूते पहनती हैं, और अगर वो जूते पहन भी लेती हैं तो वो शायद फिर सफर बहुत ज्यादा कम करती हैं। और जूते ऐसे होते हैं कि वो आगे से खुले रखने पड़ेंगे। लेकिन आप देखिए शुएब, आप इस तरह से जब आप मार्केट में जाएं या बाहर जाएं तो आपको नुकसान का खतरा होता है कि कोई अगर चढ़ जाए आपके पैरों पे। You never know, बट वो मेरा ख्याल है बड़े एहतियात से करती होंगी। अब तो उनकी पहचान है ये, और लोग भी जानते होंगे कि जो आई हैं बाजी बाहर दूर नाखून वाले दूर भाग जाते होंगे, नाखून चबो दे। अच्छा, हमारे थोड़े से भी नाखून बढ़ जाए ना और वो टूट जाएं तो हफ्तों तक तकलीफ नहीं जाती। आप देखें वो इसके लिए लाजमी कोई चीज खाती होंगी कि उनके नाखून ना टूटे, वरना फौरन टूट जाते हैं। फिर देखिए 1982 और 2021 बड़ा लंबा अरसा, और इतने लंबे अरसे में इसको अचीव किया और इसकी भी शेप मेंटेन रखी। और अमूमन नहीं होता कि थोड़े से नाखून बढ़ते हैं टूट जाते हैं, वही आप वाली बात ही, कुछ ना कुछ यूज जरूर करती हैं। और देखें बच्चे कितने खुश हो रहे हैं उनके पास। मुझ जैसी लड़की जाए ना, खातून जाए लड़की चले, ठीक है, खातून लड़की चले, ठीक है, तो मैं तो वैसे ही भाग जाऊं। अच्छा जी, चलिए भागते भागते लेकर चलते हैं आपको चीन, क्योंकि यहाँ से भी बड़ी जबरदस्त खबर है हमारे पास। इमारत पेमाई यानी इमारतों पर चढ़ना, इसके शौकीन अफराद की जब हम बात करते हैं तो आज खबर हमारे पास ऐसी है कि एक बाहिम्मत नौजवान, ये माजूर था, अपनी व्हील चेयर की मदद से 250 मीटर से जायद का फासला इसने अबूर किया। हांगकांग में लाइची वाई नामी ये माजूर इमारत पैमा रस्सियों की मदद से अपनी व्हील चेयर समेत सीधी इमारत पर चढ़ गया, जिसके बाद वो चीन में सबसे पहला इमारत पैमा बन गया है। और 250 मीटर का फासला तय इन्होंने किया, जिसे पूरा करने के लिए 10 घंटे का वक्त इनको यहाँ पर लगा था। इसके लिए आपको हिम्मत चाहिए और आपको लगन चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी सी भी माजूरी होती है हाथ पांव छोड़ के बैठ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम जरा, दुनिया का चक्कर लगाने के बाद वापस अपने मुल्क का रुख करते हैं और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब। सूबा पंजाब में क्या हो रहा है ये आपको बताते हैं। पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों का मेयार और सफाई का निजाम बेहतर करने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा ली, और इस मरतबा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। कह दिया गया है बुज़दार सरकार की जानिब से कि मरीजों के इलाज, अद्वियात की फराहमी या सफाई सुथराई में किसी किस्म की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरप्राइज दौरे भी शुरू कर दिए गए हैं। कुछ रोज पहले लाहौर के गवर्नमेंट शाहदरा टीचिंग अस्पताल में सफाई के नाकिस इंतजामात देखने में आए। सूबाई वजीर सेहत ने MS अस्पताल को गफलत पर मुअत्तल भी किया। आइंदा तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स की हाजिरी और मरीजों के इलाज के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी को सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा। न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के जितने भी अजला हैं वहाँ पर ही देखने में आए। जो गवर्नमेंट अस्पताल है वहाँ की सूरत हाल इंतहाई बुरी। अगर लाहौर के सबसे बड़े गवर्नमेंट अस्पताल मेयो की हम बात करें, वहाँ पे लिफ्टों का निजाम इतना बुरा है कि मरीज सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, और लिफ्टें ज्यादा मौजूद होने के बावजूद कोई लिफ्ट फाल नहीं है, कोई उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। जब रिपोर्ट होता है ये मामला तो क्या उसके बाद काम होता है, इस पर बात करेंगे। दानियाल उमर ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल, गुड मॉर्निंग। कहिएगा जो मामला जिसका महक भी जिक्र कर रही थी, जब ये मामला आपने रिपोर्ट किए, जब समा ने इस पर आवाज उठाई, इन मामलात पर हमने बात की, तो क्या वो मामलात हल हुए? अगर हुए तो कितने फीसद हल हुए? शोएब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो पंजाब की जो सूरत हाल है अस्पतालों की, यकीनन बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, पेचीदा मसला है ये। और म्यू अस्पताल की अगर बात करें तो समा ने ही ये खबर उठाई कि म्यू अस्पताल की जो लिफ्ट्स हैं वो ख़राब हैं, जिसके बाद सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस तमाम तर सूरत हाल पर एक्शन लिया
और जो अमला है वहां पे इंतजामिया है उनको हिदायत की कि जल्द अज जल्द इसको ठीक करवाया जाए। साथ ही साथ अब ये फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने कि अस्पतालों के दौरे किए जाएंगे, टीम्स फॉर्मुलेट की जाएंगी, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जाकर देखा जाएगा कि आया जो वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, वो अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ख्याल शायद पंजाब हुकूमत को बहुत ही देर बाद आया है, क्योंकि अगर हम पिछली गवर्नमेंट से कंपेयर करें, साबिक हुकूमत से तमाम तर चीजें कंपेयर करें, तो हमें ये देखने में मिलता था कि पहले तो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट है और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है, उसकी 2 मिनिस्ट्रीज थी और साथ ही साथ जो पावर्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ था। लेकिन सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने अब जाके 2.5 सालों बाद ये देखना शुरू किया है कि आया जो अस्पतालों के मामलात हैं, मरीजों को सही तरह से वहां पे सहूलियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही, पेशेंट केयर में क्या हो रहा है अस्पतालों के अंदर, तो अब उस पर नजर रखी जाए। अब देखा जाए कि सफाई के मामलात दुरुस्त हैं या फिर नहीं है। लाहौर के तमाम अस्पताल हो जाए, मे हो जाए, जिना हो जाए, सिम्स अस्पताल हो जाए, लाहौर के अलावा बाकी जो पंजाब के शहर है वहां के अगर अस्पतालों की बात की जाए, ये हमेशा खबर आने के बाद ही क्यों एक्शन लिया जाता है? क्यों कुछ ऐसा चेक एंड बैलेंस का निजाम पंजाब गवर्नमेंट नहीं बनाती है कि ना तो खबर रिपोर्ट हो, ना ऐसा मसला हो, ना मंजर आम पे आए और जो मरीज है वो आसानी से अपना इलाज भी करवा लें? उन्हें क्यों जरूरत पड़ती है कि जब कोई चीज मंजर आम पे आएगी तभी एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ऐसा ही होता है कि जब खबर रिपोर्ट होती है तो उसके बाद एक्शन लिया जाता है, उसके बाद उन तमाम तर चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। लेकिन ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन जो है वो काम कर रहे हैं, उसके बाद अस्पताल में अलग से मुलाजमीन काम कर रहे हैं, तो क्या अस्पताल खुद से भी कोई इस तरह का निज़ाम फॉर्मुलेट नहीं कर सकते कि तमाम चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, देखा जाए कि उनके जो अस्पताल के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो टेरिटरी है उसके अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या गलत हो रही हैं। और ये मुख्तलिफ अस्पताल, सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, पंजाब के मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं, लाहौर ज़्यादा इसलिए रिपोर्ट हो जाता है चूँकि सूबाई दारुल हुकूमत है, यहाँ पर ज़्यादा नज़र होती है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर भी सूरत हाल इससे भी गंभीर है। ठीक है, लेकिन अगर दानियाल आप मुझे साथ ही ये भी ऐड कर दें, जो विजिट्स किए गए यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से, स्पेशली उसमें देखा गया क्लीनलीनेस का मामला, देखा गया कि दवाइयां दस्तयाब हैं या नहीं, देखा गया कि डॉक्टर्स आ रहे हैं या नहीं, सिर्फ दस्तयाबी मेडिसिन की, इससे मुताल्लिक अगर आप मुझे बता सकें इस पर क्या चीजें सामने आई? जी बिल्कुल, ये जब दौरे शुरू किए हैं तो सूबाई वज़ीर सेहत खुद एक तो ये दौरे नहीं कर रही हैं, उन्होंने जो टीम्स फॉर्मुलेट की हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की, और वो लोग जहाँ के जो एडिशनल सेक्रेटरीज हैं वो जाके दौरे कर रहे हैं। वहाँ पे ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो हॉस्पिटल्स में सफाई का निज़ाम है वो खासा ख़राब है, चाहे वो एमरजेंसी हों, चाहे वो उनकी आउटडोर हों, चाहे इंडोर यूनिट हों, वार्ड्स हों। और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सफाई का खास ख्याल रखना होता है, आपने वहाँ पे देखना होता है कि वहाँ पे सर्जरीज होनी है, मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस होने हैं, तो बिल्कुल उस जगह को साफ रखा जाए। लेकिन अब चूंकि मामलात जो हैं वो पंजाब के अस्पतालों में खराब हैं, और अब जाके खराब से क्या मुराद है? दानियाल, खराब से क्या मुराद है? क्या सफाई नहीं है? खराब से क्या मुराद है कि दवाइयां मौजूद नहीं है? खराब से क्या मुराद है कि डॉक्टर्स नहीं आ रहे? बिल्कुल चुएब, खराब से यही मुराद है कि सफाई की जो सूरत हाल है वो खासी नाकिस है अस्पतालों के अंदर। इसी के साथ साथ जो मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं वो ज़्यादातर यही कहा जाता है कि मरीज जो है वो बाहर से मेडिसिन खरीद लें। उसके बाद डॉक्टर्स का जो तमाम तर ये सिलसिला है कि डॉक्टर्स जो है वो वक्त नहीं देते अस्पतालों के अंदर, तो उसके लिए लंबी लंबी तारीखें दे दी जाती है। और फिर हम मनाजिर भी तो दिखा रहे हैं कि जमीन पे मरीज लेटे हुए और वहीं पे उन्हें जो है वो ड्रिप्स लग रही हैं। तो पंजाब के अस्पतालों की सूरत हाल, चलें अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है कि अब एक्शन लिया जा रहा है। दानियाल आप मौजूद थे साथ, बेहद शुक्रिया आपका। अब जरा आगे बढ़ लाहौर की ही बात करते हैं। लाहौर के तलबा की दस्तावेजी फिल्म बाबू ने 1 साल में ही दर्जन से ज्यादा अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। हर महीने एक अवार्ड, हर महीने रिपोर्ट दिखाते हैं। एक और मामला जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे वो है दिमाग का मामला। जब दिमाग में हो उलझने तो उसे सुलझाएगा कौन? सुलझा सकते हैं कैसे? और क्या ये सुलझाना इतना आसान होता है? इसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि उलझन है, फिर सुलझाने की बात करेंगे। एक अहम मौजू, इस पर डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए।
वेलकम बैक। और जनाब आज आपको हम दिखाएंगे कि F-16, फोकर, कार्गो और एयरबस की फ्लाइट्स एक साथ, इतनी सारी चीजें एक साथ। जी हाँ, कराची में एक जगह है जहां ये तमाम तैयारे हर थोड़ी देर के बाद टेक ऑफ और लैंडिंग और करतब दिखाते हैं। मेरे एंकर, हमारे एंकर, पूरे पाकिस्तान के एंकर श्रेय मेरे साथ बैठे हुए हैं। वो वहां पर गए, जहाज भी उड़ाया। अच्छा कि मुझे लगेगा, क्योंकि मुझे लेके जाते तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। श्रेय दिखा देते हैं फिर हम। चले जी, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के एक ऐसे रेडियो कंट्रोल फ्लाइंग क्लब में जहां पर बैटरी से चलने वाला जहाज भी है, जहां पर पेट्रोल से चलने वाला जहाज भी है और यहां पर टरबाइन इंजन लगे जहाज भी मौजूद हैं। ये वो क्लब है जहां कराची में कम उम्र तरीन लड़के भी आते हैं, जहाज उड़ाना सीखते हैं और करतब दिखाते हैं। ये वो जगह है जहां वो भी आता है जिसका बचपन में ख्वाब था कि वो बड़े होकर पायलट बनेगा, किसी वजह से नहीं बन सका, तो यहाँ आकर इस शौक को पूरा करता है। और यहाँ बुजुर्ग पायलट भी हैं और क्या ज़बरदस्त यहाँ का माहौल है। एक से बढ़कर एक यहाँ पर जहाज का मॉडल मौजूद है। जहाज कैसे यहाँ पर उड़ रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे और जो उनको उड़ा रहे हैं यानी कंट्रोल कर रहे हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। 2010 में जब यहाँ पे मैंने फील्ड ज्वाइन की थी तो उस टाइम पे गाइडेंस इतनी तो नहीं थी, लेकिन जितनी थी उन्होंने हमें बहुत गाइड किया। मेरा पहला जहाज़ था जो कि मैंने स्क्रैच बिल्ड किया था, घर पे बनाया था, और फिर यहाँ पे आके टेस्ट फ्लाइट हुआ। उसके बाद मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिली। बहुत सारे मैनूवर्स हैं, बहुत सारी किस्म के मैनूवर्स हैं, कुछ नए नए हैं, कुछ बहुत पुराने भी हैं। होवरिंग बहुत एक कॉमन मैनूवर है जिसमें आपका जहाज़ जो है वो वर्टिकल पोजीशन में एक ही जगह पे रहता है। तो उसमें क्या होता है कि सारे कंट्रोल सर्फेसेस काम करते हैं, जो कि एक बहुत बेसिक मैनूवर है जो कि ज़्यादातर फ्लायर सीखते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में 3 कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था। पहला कंपटीशन था, बहुत नर्वस था। थर्ड आया, इन हाउस कंपटीशन था। सेकंड कंपटीशन ऑल ओवर था, मतलब नेशनल, जो कि हम लाहौर गए थे। उसमें ऑल ओवर पाकिस्तान से, मतलब गुजरांवाला, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, सबसे लोग आए थे। उसमें मैं यंगेस्ट भी था उस टाइम पे और अभी भी करंटली आई एम द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें मैं फ़र्स्ट आया था, वो कंपटीशन जीता था। किसी के लिए यह जगह बिल्कुल ऐसे जैसे हो जन्नत का टुकड़ा, क्योंकि यहाँ पर ख्वाहिशात पूरी होती हैं। वो ख्वाहिशात जो बरसों पुरानी हो, वो ख्वाहिशात जो बचपन में हो, वो ख्वाब जो बचपन में देखा गया हो, किसी वजह से पूरा ना हुआ, वो ख्वाहिशात यहाँ पर पूरी हो रही हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है ज़ुहैब मुश्ताक। ही वॉज ए बैंकर, नाउ ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट। लेकिन जो बचपन में ख्वाहिश थी कि पायलट बनना है, जो बचपन में ख्वाहिश थी कि जहाज़ उड़ाना है, यहाँ पर आके ये ख्वाहिश पूरी करते हैं। ज़ुहैब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। सबसे महंगा जहाज़ इस वक्त इस क्लब में मेरा ख्याल है आपका है। बेशक वो इसलिए क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है, ये टेक्नोलॉजी महंगी आती है। ओके। और उसकी वजह से जो उसकी स्पीड्स होती हैं, बाकी चीज़ें एरोडायनामिक्स हैं, उसकी वजह से ये चीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। कोशिश करो समझने की इसको। बिल्कुल जी, समझ, आपको मैं समझाता हूँ। दिस इज द बेसिक एयर फ्रेम ऑफ द प्लेन। दिस इज अ मॉडल कॉल्ड ऑडिसी जेट। ठीक है। ये स्पोर्ट्स मॉडल कहलाता है। इसकी स्पोर्ट्स फ्लाइंग होती है, तेज फ्लाइंग होती है। अगर हम बात करें तो ये इसकी जो पावर हाउस है, टरबाइन इंजन लगा हुआ है। ओके। टरबाइन इंजन वही इंजन होता है जो आपके बड़े कमर्शियल एयरलाइंस में लगा हुआ होता है। ठीक। वो इंजन यहाँ पे प्लेस होता है पीछे की तरफ, टेल की तरफ। सही है। यहाँ पे सारा जो कंपार्टमेंट है, यहाँ पे इसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जिसमें इसमें कंट्रोल सिस्टम है, इसके रीट्रैक कंट्रोलर्स है, इसका ECU जो कि कह सकते हैं आपके इंजन का ब्रेन, वो यहाँ लगा हुआ होता है। क्योंकि ये इंजन ये ECU जो है पूरा इंजन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक। और हमें उसका डेटा आ रहा होता है और हम उसको फ्लाई कर रहे होते हैं। ओके। और इस प्लेन के अंदर अगर मैं आपको और डिटेल बताना चाहूँ तो इसमें ये तकरीबन अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये 250 से लेके 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये फ्लाई कर सकता है। घन गरज इसकी यानी कि होगी। बिल्कुल। इनफैक्ट इसकी जो साउंड है दैट इज आल्सो आइडेंटिकल टू द रियल जेट जो कि फ्लाई होता है। जबरदस्त। इसमें जो फ्यूल डलता है वो भी वही फ्यूल होता है। अच्छा, यानी नॉर्मल पेट्रोल नहीं डलता? नो। ओके। क्योंकि मैं जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि ये एक मिनिएचर जहाज है, एक मिनिएचर इंजन, बड़े इंजन का मिनिएचर वर्जन है। ओके। तो सारी साइंस, सारी टेक्नोलॉजी इसमें वही है
जो कि एक बड़े जहाज के बस पायलट अंदर नहीं है, पायलट बाहर है, which makes it more difficult to fly. अच्छा, exactly. Why is that so? वजह ये है कि मेरे वालिद साहब खुद भी पायलट थे माशाल्लाह, और जब उनको बचपन से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ फ्लाई करते हुए, तो जब मैं उनको बोलता था कि आप मेरे साथ इस हॉबी में आए, तो वो 1-2 बार आए भी, उन्होंने देखा भी, तो उनको बहुत डिफिकल्ट लगा कि यार ज़मीन पे खड़े होके जहाज़ को देख के उसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाना, उसके कंट्रोल्स का अंदाज़ा लगाना, which is very challenging. एक पायलट ने ये कहा कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो जाहिर है फिर तो वो होगा डेफिनेटली. तो बस फिर लेकिन चूँकि मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत छोटे छोटे जहाज़ों से स्टार्ट किया, दैन स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं बढ़ता जहाज़ के साइज स्पीड बढ़ाते राइट नाउ मेरे पास एक ये जहाज़ है, 2 जेट्स मेरे पास और भी हैं, अभी घर पे पड़े हुए क्योंकि एक टाइम पे हम नहीं जा सकते. ज़ोहैब, आपकी ज़िंदगी में इस जहाज़ की इम्पोर्टेंस क्या है? सर ये समझ लें इट्स जस्ट लाइक माई किड. कुछ समझ पाए, क्यों ना इसकी फ्लाइंग देखी जाए. बिल्कुल जी, ज़बरदस्त. देखते हैं कि घन गरज कैसी है, इसकी स्पीड कैसी है और वो कैसे महारत से उसे कंट्रोल करते हैं. जहाज टेक ऑफ करेंगे, करतब जैसे वो दिखाएंगे वो आप देख पाएंगे. इस वक्त टर्बोजेट इज रेडी टू टेक ऑफ और जा रहा है आसमानों की तरफ. इसकी घन गरज है शानदार. क्या ज़बरदस्त टेक ऑफ किया था और ये ज़ोहैब मुश्ताक इसको कंट्रोल कर रहे हैं. देखते हैं कि कैसे ज़बरदस्त करतब वो इस एयरक्राफ्ट के हमें दिखाते हैं आज. उसके बाद और जो पायलट्स हैं वो इसी तरह से कंट्रोल करेंगे इन जहाज़ों को, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ज़बरदस्त माहौल होगा आसमान पर. भी आप देखिएगा कि स्मोक भी नजर आएगी आपको इसी फजा में. अब अपनी मुलाकात कराएंगे उनसे जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत से फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास. मोहम्मद ईसा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम जी. सर, डॉक्टर बने आप, आपने ज़रा मेडिसिन पढ़ी, फिर आप पायलट बने, फाइनेंशियल स्टडीज़ भी आपने कर ली, कुछ छोड़ा नहीं. सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या था? सारे. If you give me another lifetime, I'll do the same thing again. अच्छा सर, मैं देख रहा था आप यहाँ पे टेस्ट भी ले रहे थे. नहीं, जो यहाँ पर आता है, जो सीखता है, उसके बाद आप गो अहेड देंगे, पास करेंगे तो ही वो फ्लाई करेगा. तो ये क्राइटेरिया सख्त रखा हुआ है आपने? नहीं, किसी चीज़ को ना, किसी भी स्पोर्ट्स को या किसी भी डिसिप्लिन को अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन. सो हमारे एक क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया में ये है कि जब तक हम ये ना समझ जाएं कि एक शख्स जो सीखने आया है, चुनाचे वो घर से आया है, पहले तो उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, उसको बेसिक से सिखाते हैं. इट माइट टेक महीना, इट माइट टेक 6 months, डिपेंड करता है वो साहब कितना उनमें है, जो सुजू है. जब एक बार वो क्लियर हो जाता है तो उसको उस वक्त तक क्लियर नहीं करते फ्लाइंग करने के लिए अकेले, जब तक कि उसका टेस्ट मैं या रेहान साहब जो यहाँ पर हैं वो ना ले लें. आपको टेस्ट वो क्लियर करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा बेसिक क्राइटेरिया जो है, जो कि सेफ्टी का है, वो क्लियर हो गया है. मौजूद हैं इस क्लब के हैंगर में. बहुत से जहाज यहाँ पर मौजूद हैं. क्लब के जनरल सेक्रेटरी रेहान साहब साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और ज़रा सवाल करते हैं कि कोई यहाँ पर आ सकता है तो भला कैसे, कितने दिनों में सीख पाएगा और कितनी फीस देनी पड़ेगी, कहीं बहुत महंगा शौक तो नहीं है ये. अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब. वालेकुम सलाम. क्या सर, बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके. थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें मौका दिया. थोड़ा सा मुझे बताएं सर कि देखने वालों के लिए, किसी को शौक हो, वो आना चाहे तो प्री रिक्विजिट क्या है? वो एज भी हो सकती है, वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, फीस भी डेफिनेटली होगी, तो प्लीज़ ये सारा अगर बता सकें. क्लब के अंदर आने के लिए कोई ना किसी किस्म की कोई सब्जेक्ट आपका साइंस होना ज़रूरी है या इस किस्म की कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है. असल चीज़ शौक़ है. शौक़ आपको है तो आप यकीनन इस क्लब के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्लाइंग को अपना एज अ हॉबी अडॉप्ट कर सकते हैं. जी, जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक है तो एवरीबॉडी इज़ वेलकम. हम कोई किस्म का कोई चार्जेस नहीं लेते. कोई चार्जेस नहीं लेते? इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस हॉबी को जो है वो अडॉप्ट करें.
इसलिए इनिशियली कोई चार्जेस नहीं है। जब वो एक दफ़ा क्लब के अंदर आ जाता है और अपने इसको फील करता है कि हाँ जी मुझे ये हॉबी अडॉप्ट करनी है, तो फिर एक हम उसके अंदर भी कोई सच वो नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करनी है। हम एक बहुत मिनिमम सी फ़ीस से स्टार्ट लेते हैं जो वो अफोर्ड कर सकता है, 500 रुपये, 1000 रुपये। जो मैक्सिमम फ़ीस है हमारी वो 2000 रुपये है, और वो भी जब तक वो फ्लायर कंफर्टेबल फील नहीं करता हम उससे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते। मिनिमम कॉस्ट क्या है किसी जहाज़ की, मैक्सिमम क्या कॉस्ट है जो यहाँ पे जहाज़ मौजूद है? मिनिमम कॉस्ट का तो ये है कि जब आप फ्लाइंग कोई नया फ्लायर आता है उसको फ्लाइंग स्टार्ट करनी होती है तो तकरीबन एक ट्रेनर उसको चाहिए होता है उड़ाने के लिए। ट्रेनर आपको तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये तक कॉस्ट करता है। यहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। स्टार्ट लेने के लिए इससे छोटे भी जहाज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटे जहाज़ होते हैं तो उनको ज़रा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ये जो मैं आपको ट्रेनर की बात कर रहा हूँ 40-45,000 में, ये एक काफ़ी एक बैलेंस किस्म का साइज़ होता है जिसमें आप एक फ्लाइंग सीखने के लिए आपको करामत होता है। और जहाँ तक हाई एंड का ताल्लुक़ है तो हाई एंड की कोई लिमिट नहीं है। आप जो है जितना आपका शौक़ होता है बढ़ता चला जाता है, लाइक लाखों के अंदर भी पहुंच जाता है ये। अच्छा रेहान साहब, सेफ्टी को इंश्योर कैसे किया जाता है यहाँ पर? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि जहाज़ जैसे आपने देखे हैं कि हमारे पास 100 सीसी तक के जहाज़ हैं और ये अगर किसी को हिट कर जाएँ तो काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ब्रीफिंग देते रहते हैं अपने पायलट्स को कि किस तरह से सेफ़ रह के फ्लाइंग करनी है। सेफ्टी के लिए आपको एक अपना जहाज़ को किस तरह से रह के आप सेफ उड़ा सकते हैं। सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट तो ये होता है कि जब आपका इक्विपमेंट जो है वो 100% ओके होना चाहिए। इक्विपमेंट के अंदर आपकी बैटरीज हो गई, आपका इंजन हो गया, आपका एयर फ्रेम है उसकी स्ट्रेंथ हो गई, ये सारी चीज़ें हम इसको प्री फ्लाइट चेक करते हैं सारी चीज़ें कि सब चीज़ें इंटैक्ट हैं। फिर उसके बाद जब फ्लाइंग करते हैं तो उस फ्लाइंग के अंदर भी हमारे जो है रनवे है उसके लिमिट्स हैं कि आपने किन पॉइंट्स के ऊपर जो है जहाज़ अपना नहीं लेके जाना, किस तरह से रह के आपने सेफ़ फ्लाइंग करनी है। इसीलिए हम इसके लिए एक टेस्ट भी लेते हैं सोलो फ्लाइंग करने से पहले कि जो पायलट है वो इस काबिल है कि वो सेफ़ रह के फ्लाइंग कर सके। थैंक यू वेरी मच रेहान साहब, थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आकर कि मैं तो कहता हूँ ये वो जगह है जहाँ पर ख्वाब पूरे होते हैं, क्योंकि ख्वाब बहुत से लोग देखते हैं, पायलट बनने के मौका ना मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जगह है जहाँ पर आकर आप जहाज़ उड़ाना सीख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आकर आप कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकते हैं। ख्वाब पूरा करने की ये जगह थी जहाँ पर आज हम आए और हमें खुद आकर बहुत अच्छा लगा। तो जनाब बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट श्वेब ने तैयार की और वो गए वहां पर एंजॉय किया और जहाज उड़ाया इन्होंने। अब हम कह सकते हैं कि ये एंकर के साथ साथ एक पायलट भी। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं जनाब, अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक खबर ये है कि उजैर बलोच, सानह बल्दी और निसार मुराई की JITs पब्लिक करने का मामला। याद रहे कि JITs को पब्लिक करने का कहा गया था, जस्टिस नेमतुल्लाह की सरबराही में बेंच ने समाअत से इनकार कर दिया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। इरफान, हमें याद है कि जब JITs का मामला उठा था तो सिर्फ JITs के चीदा नकात सामने आए थे और इन्हें पब्लिक करने का भी कहा गया था। अब समाअत से इनकारी नजर आ रहा है ये बेंच, मजीद क्या रही अदालती कार्रवाई? देखिए, अदालत ने तो हुक्म दिया था कि तीनों JITs को पब्लिक कर दिया जाए क्योंकि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस की JITs हैं, इसमें अहम मालूमात शामिल हैं। ताहम अली जैदी जो वफाकी वजीर हैं उनकी जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें कहा गया था कि मुकर्ररा मुद्दत गुजर जाने के बावजूद सिंध हुकूमत ने तीनों JITs पब्लिक नहीं की हैं, इसलिए चीफ सेक्रेटरी और जो दीगर हुकाम हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आज समाअत के मौके पर जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो और जस्टिस मुबीन लाखों की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। इस बेंच ने दरख्वास्त की समाअत से इनकार किया है, जिस पर मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है। इम्कान है कि जल्द ही ये दरख्वास्त किसी दूसरे बेंच को मुकर्रर कर दी जाएगी। ठीक है इरफान, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, एक बच्चे से आपकी मुलाकात करानी है। बड़ा जबरदस्त सा ये बच्चा है, चौधरी हंजला मकसूद। और मुलाकात आपकी क्यों करानी, बच्चा नहीं है जी, बड़ा हो गया है, लेकिन जब हम ये खबर शेयर कर रहे थे तो हमने सोचा कि बच्चे सीखते हैं बड़ों से। बच्चे सीखते हैं बड़ों से। बच्चे वो करते हैं जब आप उन्हें कहते हैं कि बेटा मैंने अमलन ये किया है तो अब आपने भी करना है, तो फिर बच्चे कहते हैं जब बड़ा ये कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट और हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तराक से दुनिया के मारूफ स्टूडेंट टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप का इनेकाद होने जा रहा है।
ये जिद्दत पसंदों के लिए सुनहरी मौका है कि वो अपनी इजादात और तख्लीकात सामने लाकर $75,000 का इनाम जीत सकते हैं। इस साल ये इवेंट वर्चुअल हो रहा है। प्रोजेक्ट्स के जरिए आलमी सतह पर दरपेश मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। मसाइल को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिनमें अर्थ यानी कुर्रा अर्ज को दरपेश खतरात, तालीम, सेहत और लाइफस्टाइल या रहन सहन शामिल है। चौधरी हंजला मकसूद माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर हैं आप, इनसे हमने सोचा कि इस बारे में बात की जाए। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आपने HEC के प्लेटफॉर्म से इमेजिन कप में हिस्सा लिया, कितना इफेक्टिव ये प्लेटफॉर्म है, कितना इंपॉर्टेंट है और यंग स्टूडेंट्स के लिए ये कितना पर्टिनेंट है? जी बिल्कुल, लास्ट ईयर आई हैव पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इमेजिन कप, और ये हायर एजुकेशन कमीशन का एक बहुत बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव है कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट करके एक ग्लोबल टेक्निकल इमेजिन कप कंपटीशन पाकिस्तान में इसको परस्यू करते हैं। और यह है कि ये स्टूडेंट्स, खास तौर पे इसका जो इम्पैक्ट है इट्स ओनली ऑन द यंगस्टर्स, जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ये इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो ये जस्ट उनके लिए है जो यूनिवर्सिटी के लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ताकि यंगस्टर्स, ताकि वो जो अपनी लर्निंग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में या जो टेक्नोलॉजीज वो लर्न कर रहे हैं उसको वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस आलमी मुकाबले में प्रोजेक्ट्स जमा कराने का तरीक़ाकार क्या है? जी, इसमें इट इज़ जस्ट सिंपल एज यू क्रिएट एन ईमेल, just you go for register for the Imagine Cup on imaginecup.com/Pakistan। इस URL को आप रीच आउट करते हो और आप अपने ईमेल के थ्रू इसको लॉगिन करके और अपना अकाउंट बनाते हो और अपनी प्रोजेक्ट की सबमिशन, उसकी डिटेल्स वगैरह आप उसके अंदर एंटर करते हो और यह है कि आप इसको परस्यू कर देते हो। और इसके साथ साथ एक दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं इस दफ़ा, जिसमें आपने इसमें लर्निंग चैलेंज भी कंप्लीट करना होता है कि लाइक जो आपने लर्न चैलेंज कंप्लीट किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट लर्न के ऊपर जाते हो और उधर आप लर्निंग चैलेंज कंप्लीट करते हो, लाइक कोई भी वहां से आप लर्निंग मॉड्यूल पिकअप करते हो जो आपको आपकी टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड है, जो सा आपका प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड है। इफ इट इज रिलेटेड टू अर्थ, इफ इट इज रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, इफ इट इज रिलेटेड टू हेल्थ, तो आप उसको प्रोजेक्ट को उसके रिलेटेड जो भी मॉड्यूल होता है उसको आप पिकअप करते हो वहां से और उसके रिलेटेड मॉड्यूल कंप्लीट करते हो। इट मीन कि जो सी आपने टेक्नोलॉजीज यूज की हुई है अपने प्रोजेक्ट में उसको एक तरह से वो रिफ्रेश कर देता है, तो आपकी एक उधर से लर्निंग भी हो जाती है और आप उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हो। तो वो जो आपकी लर्निंग का एक मॉड्यूल आपके पास कंप्लीट हो जाता है आपकी माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे, उसका लिंक आप वहां पे पेस्ट करते हो और अपने प्रोजेक्ट की डिटेल देते हो, दैट इज इट, एंड देन यू विल गो फॉर रीजनल। अच्छा हंजला, क्योंकि बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं पाकिस्तान में और बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है वो सब इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन पाते। अगर हम पास्ट की बात कर लें, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जब प्रोजेक्ट्स जमा कराते थे स्टूडेंट्स, तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते थे जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते थे, और इस बार आप सजेस्ट कर सकते हो कि अच्छा इन गलतियों पर कंट्रोल कीजिए, खास ख्याल रखिए, तो फिर आप आगे बढ़ पाएंगे इस कंपटीशन में? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली लास्ट टाइम पे या जितने भी जिनका फर्स्ट टाइम पे होता है उनको कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं होता, क्योंकि लास्ट ईयर आई हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस कंपटीशन, और बाकी स्टूडेंट्स भी जो फर्स्ट टाइम पे पार्टिसिपेट करते हैं उनको इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने आइडिया को ज़्यादा से ज़्यादा फर्निश करें। लाइक ठीक है, प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो ऑन द साइड, क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन उस आइडिया जो उनका आइडिया है उसको ज़्यादा से अच्छा पॉलिश करें, क्योंकि जितना उसके ऊपर वो टाइम अपने आइडिया को पॉलिश करने में लगाएंगे उतना ही वो यूज़फुल होगा। उसके ऊपर ये खास ख्याल रखें कि जो आपका प्रोजेक्ट आइडिया है वो डेली लाइफ के अंदर यूजफुल कैसे हो सकता है, उस प्रोजेक्ट का जो आइडियाज का क्या यूज है डेली लाइफ के अंदर, तो उस चीज के रिलेटेड आपको खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि आप उसके ऊपर मेन इंपैक्ट रखें कि उसका आपने आइडिया को कि उसको पिचिंग करते वक्त आप उसके अंदर डिटेल्स बताएं कि ये हमारा आइडिया इस तरह से यूजफुल है, डेली लाइफ में इसका ये फायदे हैं। उसको जितना आप इंपैक्ट अच्छा बनाओगे दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा हंजला, एक और बात मुझे बताएं, रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोजेक्ट जमा कराने से पहले माइक्रोसॉफ्ट लर्न चैलेंज आपको मुकम्मल करना इंतहाई ज़रूरी इसमें करार दिया गया है। इसका क्या रीज़न है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये क्यों ज़रूरी है? ये लर्निंग चैलेंज कंप्लीट इस तरह से है कि आप रजिस्टर करते हो, लेकिन आपको लेट्स सपोज कोई भी टेक्नोलॉजी जो आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हो, तो आपको ठीक है आपने पहले सीखा हुआ है, लेकिन इट इज़ द थिंग जहाँ पे आप अपने जो आपने सीखा है उसको रिफ्रेश कर सकते हो। जब वहाँ पे आप रिफ्रेश कर लेते हो अपनी टेक्नोलॉजी को, तो वो एक लर्निंग मॉड्यूल, एक रिसोर्स मटेरियल्स होते हैं,
तो वहाँ से आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह से उस टेक्नोलॉजी को रिफ्रेश, जो भी उसके अंदर चीज़ें इम्पैक्टेड थी, फैक्टर्स हैं उसके अंदर, लिमिटेशंस हैं, आप उसको रिफ्रेश हो जाती हैं और आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर लेते हो। तो इसलिए आपकी जो नॉलेज है उसको रिफ्रेश करने के लिए ये लर्निंग चैलेंज ख़ास तौर पे होता है। या किसी ने अगर नहीं सीखी हुई कोई टेक्नोलॉजी तो वो यहाँ पे आके इस मॉड्यूल से सीख सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट होती है। तो उसको लिंक आपने फिर वहाँ पे पेस्ट करना होता है। ये जिनके पास पहले नॉलेज है उनके लिए भी यूज़फुल है, जिनके पास नहीं है तो वो वहाँ से आके सीख सकते हैं। सीख के तो देन दे कैन परस्यू नेक्स्ट फॉर द प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर उनको खास फ़ायदा होता है इस चीज़। ठीक, बेहद शुक्रिया चौधरी हंजला, साथ मौजूद थे, आप इस कंपटीशन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो जनाब आगे बढ़ जाते हैं और अब जरा हम कराची की सूरत हाल की बात करते हैं। कराची में नेशनल स्टेडियम के अतराफ की सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद होने से शारे फैसल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। और जनाब ये मनाजिर आप देख सकते हैं, गाड़ियों की लंबी सी कतारें लगी हुई हैं। सुबह का वक्त है और जनाब आज वर्किंग डे भी है और तमाम लोग इस वक्त ऑफिस जाने के लिए निकले होते हैं। साथ साबरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करते हैं। साथ बताएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, महक नेशनल स्टेडियम में जो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें प्रैक्टिस सेशन कर रही है उसकी वजह से सिक्योरिटी इक़दाम को मद्देनजर रखते हुए शहर के मुख्तलिफ जो रास्ते स्टेडियम की तरफ जाते हैं उनको बंद किया गया है। वहां पर बैरियर्स लगाए गए हैं। अगर हम बात कर लें शारे फैसल की, तो जो मलीर से शारे फैसल का आने वाला रास्ता है कारसाज के मोड़ पर उसको बंद कर दिया गया और तमाम ट्रैफिक जो है वो आगे की तरफ रवा दवा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का थोड़ा दबाव देखा जाता है। इसी तरीके से जो हसन स्क्वायर से स्टेडियम आने वाला रास्ता है उस पर भी रुकावटें लगाई गई हैं और वो तमाम ट्रैफिक जो है वो यू टर्न लेके यूनिवर्सिटी रोड की तरफ मुतबादिल रास्ता इख्तियार करता है और जो डालमिया का रास्ता है उसको भी स्टेडियम के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है। ठीक, साथ बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी खराब हो जाए या बाइक खराब हो जाए तो हम जाते हैं मैकेनिक के पास। मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाए, लैपटॉप ख़राब हो जाए तो हम किसी दुकान के वाले के पास जाते हैं और जाके उससे पूछते हैं कि कैसे ये ठीक हो सकता है। रिपेयरिंग शॉप पर हम जाते हैं। तबीयत बिगड़ जाए, नासाज हो तो हम जाते हैं हॉस्पिटल, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन आज हम जिस मसले की बात कर रहे हैं वो है जहनी परेशानी। जब हम जहनी परेशानी का शिकार होते हैं तो उस वक्त किसके पास जाना चाहिए? पहले तो ये बहुत ज़रूरी होता है उसको अंडरस्टैंड करना, इस चीज़ को समझना कि वाकई वो एक जहनी परेशानी है, एक जहनी उलझन है और इसको हल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हम इसका इदराक हमें हो जाए कि ठीक है देयर इज़ एन इशू और अब हमें इसको हल करना है, तो उसके बाद हमने किसके पास जाना है? साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है? आज हम इसी अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक वीडियो पहले हम आपको दिखाएंगे ताकि हम समझ पाएं इस इशू को और फिर बात करेंगे। तो जनाब इस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है कि जब भी कुछ मसला होता है तो जो शख्स उस मसले का हल निकालता है आप उसके पास चले जाते हैं, लेकिन जब ऐसी गंभीर सूरत हाल है तो आपको क्या करना चाहिए? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शर्मीन खान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे कि आखिर इसका हल क्या है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के तरीका इलाज से मुतालिक प्लीज़ शर्मीन मुझे गाइड कीजिएगा कि दोनों का अलग अलग तरीका कार है। आप किसी उलझन या परेशानी का शिकार हैं तो दोनों का तरीका कार या इलाज का तरीका क्या होता है? सबसे पहले जो तरीका इलाज होता है, अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं तो साइकाइट्रिस्ट आपको परेशानी, उदासी या जो भी चीज़ है जिसके अंदर आप मुब्तला हैं उसके लिए दवाई देते हैं और उस दवाई से आपको वक्ती तौर पे सुकून मिल सकता है और वो चीज़ें निमटने में आपको आसानी पैदा करता है। मगर जहाँ रही बात साइकोलॉजिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट आपकी सोच का इलाज करता है, बातें करके और आपसे अपनी परेशानी का इजहार करा के। क्योंकि जैसे वीडियो में भी था कि अगर कोई जैसे जिस्म में मसला है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह अगर परेशानी तो सोचों की वजह से होती है और अगर सोचों में टेंशन है तो फिर बात करके उसका इलाज बेहतर होता है। ठीक, अच्छा, एक बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में या फॉर दैट मैटर पूरी दुनिया में वो ज़ाहिर है इशू ये है कि वो जो फाइनेंशियल बर्डन की वजह से स्ट्रेस है, स्पेशली घर के उस फर्द पे जो कि घर चला रहा है, ये वाला स्ट्रेस है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, उसके पर्सनल रिलेशंस मुतासिर हो रहे हैं, उसका घर तबाह होने के करीब समटाइम्स चला जाता है। वो शख्स इस मामले से निमटने के लिए क्या करे? साइकियाट्रिस्ट के पास जाए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए? सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, अपनी बातों का इजहार करे, क्योंकि परेशानी आपको भी होती है, मुझे भी होती है, सबको होती है। परेशानी की जो हद होती है ना,
वो एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट जिसके पास भी आप पहले जाना चाहें, वो पहले आपका एक वो करते हैं एनालिसिस, और उस एनालिसिस की बेसिस पे फर्स्ट लाइन जो होती है वो साइकोलॉजिस्ट भी बातों से वो कर सकते हैं इलाज, और अगर वो काफी ना हो और अगर परेशानी उससे भी ज्यादा हो गहरी तो फिर साइकाइट्रिस्ट दवाई भी दे सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जिस तरीके से गुफ्तगू करते करते इलाज कर रहे होते हैं उस शख्स का, क्या उस शख्स को ये वाकई मालूम होता है कि मेरा इलाज चल रहा है? क्योंकि ये हम नॉर्मली सुनते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जनरल गपशप में इलाज कर देते हैं, ऐसा होता है? मैं पता नहीं, ये तो शमीन बताएंगे। जनरल गपशप के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होती है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर ही ऐसे सवाल होते हैं जिसके अंदर उस इंसान को खुद पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। उन्हें एक नया जाविया दिया जाता है समझने के लिए कि उनकी जिंदगी के मसाइल और किस तरह निपटाए जा सकते हैं। तो कोपिंग मैकेनिज्म्स पे काफी काम होता है। अच्छा शर्मीन, एक और चीज बताएगा, कौन कौन सी, देखिए हर इंसान को मुश्किलात का तो सामना रहता है, फिर सोच ये आती है कि कौन कौन सी मुश्किलात है जिसमें आपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों का तरीका इलाज मुख्तलिफ है। तो आप किस तरह की परेशानी में मुब्तला है कि आप साइकोलॉजिस्ट से के पास जाएं, उनसे कंसर्न करें? कोई भी ऐसा मसला जो आपको लगे कि एक हद पार कर रहा है या आपके काम को या आपकी जाती जिंदगी को किसी तरह से मुतासिर कर रहा है, और या फिर आप बस उसको हैंडल नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ जो आप हैंडल ना कर सकें, जो रोज़मर्रा की टेंशन से ज़्यादा हो, उस वक्त साइकोलॉजिस्ट के पास जाना आपकी बेहतरीन है। ओके, और ऐसे कौन से मामलात हैं जब इंसान को ये सोचना चाहिए कि नहीं, वो शायद साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो कुछ हल नहीं है, नाउ ही और शी नीड्स मेडिकेशंस और साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना ज़रूरी है? अगर सारी टेक्निक्स पहले भी ट्राई हो चुकी हैं और बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा काम में, नींद मुतासिर हो रही है, भूख मुतासिर हो रही है, रिश्ते मुतासिर हो रहे हैं, तो फिर कभी कभार बेहतर है कि पहले साइकाइट्रिस्ट। अच्छा शमीन, नॉर्मली जब कोई बीमारी होती है तो हम पहले जाते हैं एक जीपी के पास, जनरल फिजिशियन के पास, उसके बाद हम जाते हैं एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास। इन दिस केस क्या ऐसा होता है कि अच्छा पहले आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, ऐसा होता है यहाँ पे या नहीं, ऐसा नहीं होता? आइडियली जो हमें किताबों में सिखाया जाता है बाहर के मुल्कों के बारे में, वो कहते हैं कि पहले साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, पहले दवाइयाँ मिलेंगी और फिर बाकी से इलाज होगा। मगर क्योंकि काफ़ी ऐसी परेशानियां हैं जो दवाइयों के बगैर भी जिनका इलाज हो सकता है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी पहले जा सकते हैं, क्योंकि दोनों साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आपको डायग्नोस कर सकते हैं। सही है। और एक दफ़ा वो डायग्नोसिस आ जाए, वो फिर आपको गाइड कर सकते हैं कि दवाइयों की ज़रूरत है भी या नहीं। सही है, ठीक है। शर्मीन खान हमारे साथ मौजूद थी, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू की, और ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपकी बीमारी और इसका सही इलाज साइकोलॉजिस्ट के पास है या साइकेट्रिस्ट के पास है, और आपके बहुत सारे मसाइल हैं जिनका इलाज हम नहीं बल्कि हमारा जो पैनल यानी जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं वो करते हैं। वो कौन से मसाइल हैं? वो मौसम से जुड़े मसाइल होते हैं, जनरल मसाइल जिसका हम सबको सामना करना पड़ता है, जी पानी ऐसा दा बाल गिरना शुरू हो गए, मौसम सर्द हुआ, चेहरे पे खुश्की आ गई, और दीगर मसाइल, इसका हल होता है हमारे पास, यानी किचन में हल होता है, एक्सप्लेन करता है हमारा पैनल। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अभी नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपके बहुत सारे मसाइल का हल लेके हम और हमारे साथ हमारा पैनल यानी डॉक्टर ईसा भी मौजूद हैं, और हम जनाब आपकी उनसे बात भी कराएंगे, आपके जो मसाइल हैं उनके सामने भी रखेंगे। गर्मी हो या सर्दी हो, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो पूरा पूरा साल चलते हैं, जैसे कि क्या, बालों का गिरना, हाँ, और स्किन के बहुत इश्यूज होते हैं, और हाँ, और मैं बताती हूँ, बाकी आप बताएं ना जो हमें कॉल करेंगे। जिसमें दर्द किसी को पूरा पूरा साल रहता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें सर्दियों में होता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें गर्मियों में भी ये चीज हो जाती है, और कहते हैं, चलें जी डॉक्टर ईसा बोल पड़े। हाँ, अचानक पहले बताता था नजला भी जुकाम भी, अब हो रहा है बाद में पता खबर चल जाती है, बाद में, यानी कि वेदर ऐसा चल रहा है, बिल्कुल ऐसे हर आदमी को देखो दूसरे दिन वो कहता है जी नजला जुकाम खांसी, सुबह उठता हूँ मुझे छींकें आ रही, ये बड़ी बड़ा मसला है। लेकिन ये खास चाय बनाती है महक अपने घर में, ग्रीन टी, और कहते हैं उससे बिल्कुल नजला जुकाम नहीं होता। आज जो हम बना रहे हैं वो कभी इसने नहीं बनाया। क्या पता वो आपके इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल कर रही है। चलें पहले आप बताएं फिर मैं बताऊंगी। ओके, देखिए ये है एक प्रोडक्ट और सर्दियों में सबसे ज्यादा बिकती है। हर्बल टी, हर्बल टी, और ये तकरीबन हमारे यहाँ 1000 रुपए का है।
ओके, छोटा पैकेट है, बड़ा तो 2000 रुपए का है। ठीक, यही सेम चीज इसकी इंग्रेडिएंट्स जो है जो मैंने बनाया हुआ है, आप घर में कैसे बनाओगे? जबरदस्त, ताकि आपके पैसों की बचत हो जाए। बिल्कुल ठीक। आप सबसे पहले ले लें गुले गाओ ज़बा। ये देखिए इस तरह होता है। जितने मुश्किल नाम है ये लेने जाएंगे उसी बहुत आसान है। गुले गाओ ज़बा। हाँ, और ये आप तो आपके लिए इजी हो गया। गुले बनफ्शा, गुले गाओ ज़बा। ओके, गुल फूल को कहते हैं। ठीक है। तो गुले बनफ्शा और गुले गाओ ज़बा। गुले गाओ ज़बा के पत्ते देखेंगे ना, थोड़े ब्लू होते हैं। बिल्कुल सही। लोग समटाइम ले आते हैं, कहते हैं जी वो ओरिजिनल मिला नहीं। ओरिजिनल ये इस तरह का ब्लू पत्ते होंगे, ठीक है, ब्लैक और ब्लू के। तो ये हो गया गुले बनफ्शा, गुले गाओ ज़बा। ये हो गया गुल मंडी, गुल मंडी, मंडी का गुल। ये तीसरी चीज हो गई, ठीक हो गया। चौथी चीज है उनाब। ओके, उनाब मीठे, वो नानी दादियां तो बहुत पहचान दी ना। अच्छा, ये उनाब है, मुझे लगता है लाल मिर्च है। हाँ, उनाब है और मीठे होते हैं, इसके अंदर बीज होता है, वो निकाल दें। तो चौथी चीज उनाब हो गई। पांचवी चीज इसमें मुलेठी है। ठीक हो गया। और इसमें आखिरी चीज सौंफ है। ठीक। जब इन सारी चीजों को आप मिक्स कर लेंगे और कूट लेंगे अच्छी तरह, जैसे चाय की मोटी सी पत्ती होती है, ये बना दी। अब आप 1 कप पानी लें, 1 टीस्पून डालें, 2-3 जोश दें, कहवा सा बन जाएगा, छान लें। आपको शुगर है तो फीका पिए, नहीं तो शहद की 1 चमची डालें। क्या जबरदस्त। अच्छा, एक और इसका फायदा है, छोटा बच्चा होता है ना साल का, वो नहीं निकाल पाता पूरा। बिल्कुल ऐसे है। आप उसको भी दिन में अगर 1-2 चम्मच चाय वाले पिला दें, सुबह शाम उसका सीना खुल जाएगा। साल का बच्चा है जी, लेकिन आप उसे पिला सकते हैं। 1 चम्मच, 2 1 टीस्पून सुबह शाम उसको पिला दें, दिन में 3 दफा पिला दें, पूरा सीना उसका खुल जाएगा, बजाय कि आप एंटीबायोटिक उसको दे रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये नज़ला, जुकाम, खांसी, बलगम, डस्ट एलर्जी और खास तौर पर उन लड़कियों के दाने जो रात को सो दो सुबह वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं, ये भी एलर्जी ट्रिगर होने की वजह से होते हैं। ये वो भी कहवा पी सकते हैं। अच्छा, स्किन एलर्जी भी है ये? यस। खून की खराबी से होने वाले मसाइल भी तो कितनी सारी चीजें कवर कर ली। एक हर्बल टी घर में बना के रखें। अच्छा जी, फिर दूसरा मसला आ रहा है आजकल कि जी सर्दियां हैं, पतझड़ का मौसम, बाल गिर तो रहे हैं लेकिन डैंड्रफ बहुत है, और डैंड्रफ के साथ चिकनाई बहुत है। तो ऐसा हम हो जाते हैं बाल। जी, तो ऐसा हम क्या करेंगे घर में, देखें ये है प्रोडक्ट। अब आप घर में तो बनाने से रहे, ठीक है, 6-7 डैंड्रफ हेयर फॉल, फिर पता चला 1000-1200 रुपए खरीदारी करो डॉक्टर ईसा से। घर में ऐसा क्या करोगे जिसमें 10 रुपए का खर्चा हो? 10 रुपए का खर्चा जनाब, ये इतने सारे ऑयल्स हैं इसके अंदर डॉक्टर ईसा, आप कह रहे 10 रुपए में बन जाएगा ये? सर, लोगों का काम होना चाहिए ना। क्या बात है, क्या बात है। सस्ता खस्ता। हाँ, तो आपने 1 कप पानी लेना है, 1 कप पानी लेना है। ठीक है। आपके घर में चीनी होती है, 1 चम्मच लिया, इसको पहले बॉईल कर लें। ओके, हो गया, ठीक है। अब आपने बॉईल कर लिया, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। ठीक हो गया, यानी कि बॉईल करने के बाद ठंडा हो जाएगा, फिर आप डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। कितना? ठीक है, 2 टेबल स्पून। ओके, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए चंद ड्रॉप्स जो है वो टी ट्री ऑयल के। ठीक है, आप इसमें 5-10 टी ट्री ऑयल के ड्रॉप्स डाल दें। इसका कलर हो जाएगा इस तरह। स्प्रे में डाल के रखें, नहाकर साफ सुथरे होकर बालों के रूट्स में हल्का हल्का स्प्रे कर दें। ठीक है, हल्का हल्का, बस चले जाएं ऑफिस आप। नहीं तो ये आप इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया तो ये बाल दोबारा से ऑयली नहीं हो जाएंगे? ऑयली नहीं होंगे, क्योंकि उसकी जो चिकनाहट है, उसकी जो चीजें हैं वो अज्यूम कर लेती है मेथी और टी उसको होने नहीं देती। अच्छा। और वैसे ही बालों के रूट्स में लगाना है, अपने पूरे बालों को नहीं सही है। ओके ओके, आप उसके बाद कंघा करेंगे, बालों के पार्टीशन के अंदर देखना लाइट इतना है ये स्प्रे। देखिए गीले बालों में जब आप नहा लेते हैं, बाल ड्राई कर लेते हैं, बाल ड्राई करके बालों के रूट्स में लगाना है। ठीक है। अक्सर बारीक सी देखेंगे हम खुजाते हैं तो व्हाइट सी चिकनाई निकलती है, वो और डैंड्रफ और हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है। जबरदस्त। 2-4 एप्लीकेशन करेंगे तो आपको इससे फायदा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है जी रीग्रोथ। सही। अब ये रीग्रोथ की प्रोडक्ट है हमारे यहाँ 1500 रुपए की। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या कर दूं कि आप 15 रुपए में काम चलाएं? 15 रुपए में? मकसद तो बाल बढ़ाना है। सस्ती खस्ती बात हो गई। मतलब मकसद तो बाल बढ़ाना है। बिल्कुल। लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो ये समझते हैं अब हमारा ऑयल लेकर भी 2-3 महीने लगाते हो, घर में 2 दफा लगा के हमें से रिजल्ट पूछते हो। बिल्कुल। तो आप सोचो, थोड़ा टाइम तो दो। यही बात है ना, लोग इस तरह की चीजों से कहते हैं कि फौरन बालों की लेंथ बढ़ जाए। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, यानी वो लड़के जिनकी शादी होने वाली है वो अक्सर कहते हैं कि बस हफ्ते में जो है ना बालों की लेंथ बढ़ जाए, तो ऐसे नहीं होता। मैं नहीं कहती, मैं वैसे बात कर रहा था। देखें हम इसमें डाल क्या रहे हैं। आपके घर में मेथी दाना है? जी जी, उसको पाउडर कर लें। ठीक है। आपने 2 टेबल स्पून मेथी दाने का पाउडर लेना है। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, तो 5 रुपए का तो ये हो गया। 10 रुपए का इसमें कैस्टर ऑयल डाल दें, इतना डाल देंगे ये पेस्ट बन जाए। सही। ठीक हो गया।
अब आपने इस पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स करना है। नहाने से आधा घंटा पहले अपने बालों में, जैसे रूट्स में मेहंदी लगती है, पूरे बालों को लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जमीन को पिला दो, फसल खुद अच्छी हो जाएगी। रीग्रोथ के लिए इसका देखिए कितना सा पेस्ट है ये। अच्छा, ये बालों के रूट्स में लगाकर आधे घंटे तक छोड़ दें। ठीक है। हफ्ते में 3 एप्लीकेशन कर लें, 4 कर लें, कोई पाबंदी नहीं है। बालों को लंबा भी करता है और जमीन को अच्छा भी रखता है। अच्छा ईसा भाई, वैसे ये जो कहते हैं कि बाल गिर जाएं तो नए बाल 3 महीने के बाद आते हैं, ये सही है, सदाकत है इसमें? बेसिकली डेली बेसिस पर इंसानी बाल जो है ना, वो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक में या नेचुरोपैथी में 20-25 बाल तो हम कहते हैं नॉर्मल है। अच्छा। डेली बेसिस पे। और डेली बेसिस पर इससे डबल निकलते भी हैं। अच्छा। सवाए उनके जिनके स्किन के पोर बंद हो गए तो वहां गिरने के चांसेस है, निकलने के चांसेस कम है जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं तो करेगा। ये एक शख्स को जो कि घर में बैठा हुआ उसके डेली बाल गिर रहे हैं, उसको कैसे पता चलेगा कि इसके पोर्स बंद है? बेसिकली देखिए, बाल गिरने के लिए 3 हमारे सेक्शन होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास लोग आते हैं ना, ऑयल लगाते हैं, बोलते डॉक्टर ऑयल लगा रहा हूँ, पहले से ज्यादा बाल गिर रहे हैं। सही भाई, आप नहा रहे हैं तो एक हिस्सा तो पानी में चला गया, एक हिस्सा टॉवल में चला गया, आपके हाथ में जो आ रहा है वो आप समझ रहे हैं बाल गिर रहे हैं। अब जब आप ऑयलिंग करेंगे तो शावर में पानी जो जाते थे वो भी हाथ में, टॉवल में जाते हैं, तो आपका वॉल्यूम बढ़ा हुआ लगता है। लेकिन हर अच्छा ऑयल 7 एप्लीकेशन के बाद आपके बाल गिरने से रोक देगा। अच्छा, एक ये भी है, वैसे ये मैंने पर्सनल भी ट्राई किया है, सरसों का तेल, उसके अंदर थोड़ा लीमू ऐड करें और फिर आप बालों की जड़ों में लगाएं तो जो खुश्की है उसका वो कम होती है। होता है, सम टाइम डिपेंड करता है, कभी कभी ना छोटी छोटी चीजें लोगों को सूट करती हैं। सूट करती जिनको जो चीज सूट करती है उसको वो लगानी चाहिए। बिल्कुल। अब आप 4 चीजें बना रहे हैं, हो सकता है कोई चीज किसी को सूट नहीं बिल्कुल सही बात। लेकिन इसका मसला ये कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है। ऑयल आपने लगा लिया, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई वो नहीं है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं हेयर ग्रोथ की डॉक्टर ईसा, तो ये जो फोरहेड चौड़ा हो जाता है, जैसे मेरे भी यहाँ से देखें बाल अब कम, ये क्या यहाँ पे बाल वापस आ सकता है कि नहीं? वंस गॉन इट्स गॉन। इसमें 2 चीजें, जब स्किन के आपके पोर्स बिल्कुल बंद हो चुके हैं, चिकनाई आ चुकी है, अब यहाँ तो ये सर्जरी का काम है, ठीक है, या अगर पोर्स में इतनी जान है तो फिर इसमें हम जो बनाते हैं खाने की दवाई के साथ लगाने के लिए एक पेस्ट बनाते हैं। ओके। या कोई उससे पोर्स खुलते हैं? हाँ, खाने का उसमें जरूरी ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि बालों के जब तक पोर्स नहीं खुलेंगे नए बाल आपके निकलेंगे नहीं, जहाँ गंजपन हो। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ ऑयल काम नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जब आपके बाल गिरना शुरू होते हैं, वो सर्दी है या गर्मी है, और जो आप ऑयल बता रहे हैं वो किसी भी तरह के आप सर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के बाल स्किन जो है वो ग्रीसी है और कुछ लोगों की सर की स्किन ड्राई होती है। हम तो थोड़ा सा ये कि स्किन जरूर देखते हैं, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और उसमें भी ऑयल वो है जो स्किन पे जाकर काफी देर तक बैठेंगे, जिनका वेट होता है। ठीक है। अब अगर आपकी स्किन ऐसी है, चिकनाई है, तो आप कोशिश करें कि आप जितने भी ऑयल आपको पसंद है अगर करते हैं, यहाँ तो चंद ड्रॉप उसमें लेमन डाल दें। अच्छा। लेमन ऑयल भी आता है, लेमन के चंद कतरे भी होते हैं, टी ऑयल डाल दें। ठीक है। आई मीन वो जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, सही है, अगर ड्राई है तो कोई भी ऑयल यूज कर सकता है, बशर्ते ये कि उसे सूट करता। अच्छा, प्याज का ऑयल इस सीजन में बहुत अच्छा होता है। ओके। लोग प्याज का पानी लगाते हैं, ऑयल निकलता है उसके सीड से। ठीक है। इस मौसम में सबसे ज्यादा लोग ले जाते हैं बाल घने करने के लिए। जबरदस्त। एक कॉलर है डॉक्टर ईसा हमारे साथ, जुबैदा कश्मीर से। जुबैदा, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करना चाहेंगी? बहुत सारे सलाम डॉक्टर मूसा को, आप दोनों को, सबको बहुत सारे सलाम, जुम्मा मुबारक, और दुआ में हमें भी याद रखे, आपको भी बहुत सारी दुआएं हो। थैंक यू जुबैदा। और मेरा ये सवाल है कि जिल्द बहुत खुश्क होती है सर्दियों में ज्यादातर, और हमारे अब्बू का गला कुछ साफ नहीं, क्लियर नहीं बोल सकता, उसके हवाले से ये है कि अब्बू ने बहुत सारा इलाज करवाया है, हर जगह दिखाया है, लेकिन उसका क्लियर आवाज नहीं होता अब्बू का। और ये कि जो ऑयल बनाए ना डॉक्टर मूसा ने, ये रिपीट करें, वो दोबारा बताएं, और अपनी एड्रेस बताएं, और अपनी फीस भी बताएं। क्या नाम दे दिया मुझे आपने। ईसा तो मैं था ही, मैंने मूसा का भी खिताब दे दिया। कोई बात नहीं, प्यार है ये, प्यार है ना ये। आई लव दिस, आई मीन मेरी फैमिली का नाम है, मेरे दादा का नाम मूसा। अच्छा। तो हमारे घर में मूसा, ईसा, इब्राहिम, ज़ैनुल आबदीन, इस तरह के नाम ज्यादा है। तो खैर, जो इनके फादर का मसला है, इनको तो चेकअप कराना चाहिए। अगर तो होगा नज़ले जुकाम का मसला तो फिर तो नहीं, लेकिन वॉइस गूगल के अगर इश्यूज होते हैं तो जरूरी है कि ये किसी डॉक्टर के पास जाएं, फर्स्ट टाइम चेकअप करा लें। ठीक है। और बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही है तो आपको टेस्ट करवाना सिर्फ टोटकों में नहीं चलना। अच्छा, बाकी टिप्स देने से पहले एक और कॉलर लेते हैं, उनका भी सवाल लेते हैं। जुल्फिकार है हमारे साथ। जुल्फिकार, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, जुम्मा मुबारक। आपको भी मुबारक।
सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये, मेरे को 4 साल हो गए सर में खुश्की है ना। हेलो जी, आगे बताइए। सर में खुश्की है और ये सर्दियों में बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मेरा जो है ना बेटी है, वो तकरीबन 2 साल की है, वो बचपन में जो है ना जल गई थी। उसके जो है ना टांग के ऊपर अभी निशान है। सर कोई ऐसा मुझे कोई फार्मूला बताएं कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। जो बालों में आपको डैंड्रफ है उसके लिए हमने यहाँ भी एक टोटका बताया, वो भी बना सकते हैं, रिपीट में भी देख सकते हैं अगर नहीं देखा है। दूसरा, इस मौसम में बहुत ज़्यादा अगर वो हो तो इससे भी अच्छी चीज़ है वो नीम का ऑयल है। अगर आपके पास 2 हिस्सा नीम का ऑयल हो और 1 हिस्सा मस्टर्ड ऑयल हो, इन दोनों को मिला लें तो ये डैंड्रफ के लिए और हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। आई मीन 99% लोगों का इस पे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड है हमारे पास। सेकेंडली जो इनकी बेटी का मसला है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अब ये क्योंकि बर्न हुआ, जब ये उस वक्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, जब बर्न होकर स्किन उसकी उस वक्त रिकवर नहीं की गई तो स्किन ज़ाहिरी बात है थोड़ी श्रिंक हो जाती है, वहाँ से टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, जो कि इसके मेडिसिन में चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम होते हैं। नॉट इवन प्लास्टिक सर्जरी। यस, वो इलाज है, वो उसी पे आ रहा था कि बजाय कि आप इधर उधर पैसे लगाएं, आप सर्जरी के लिए किसी डॉक्टर को दिखाएं। और आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है कि स्किन पूरी चेंज होते हैं, लोग तो यहाँ चेहरे पूरे चेंज कर लेते हैं। ऐसे मेरी तरफ देख के कह रहे हैं कि देखा मेकअप के बाद तुम्हारा चेहरा पूरा चेंज हो गया। नहीं, आप तो करती भी नहीं है, इतना लाइट सा मेकअप होता है, जस्ट टचअप्स होते हैं। मेरी क्लिनिक में सिर्फ एक वाहिद इलाज है जो नहीं होता। क्या? दुनिया की कोई बीमारी हो, अगर कोई आ जाए ना 2 मुंह के बाल हैं, तो मैं कहता हूँ बहन घर चली जाएं। जिस मुल्क में 2 मुंह वाले इतने लोग हैं वहाँ बाल सही नहीं होते। अच्छा, ठीक है। ओके, तो साजदा, एक और कॉलर है साजदा कामोकी से। साजदा, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर ईसा से? जी सर, सवाल करना चाहेंगे आप डॉक्टर ईसा से? जी, मैं सवाल करना चाहूंगी कि मेरे नोज पे ना एक वो व्हाइट कलर के जो दाने होते हैं ना, लोगों के ऐसे के नीचे बन जाते हैं, वो मेरे नोज पे था, छोटा सा, आज से 3 साल पहले की बात है। वो मैंने ऐसे किया, वो मेरे हाथ में आ गया है, तो उसकी जगह पे ना इतना चौड़ा सा निशान बन गया ब्लैक कलर का, वो बिल्कुल भी नहीं हटता। मैंने बहुत सारी दवाइयां ली हैं, लेकिन उसके ऊपर क्रीमें भी यूज की हैं, अच्छे से अच्छी भी की है, तो लेकिन ये जा नहीं रहा, तकरीबन ज्यादा फैल रहा है। अच्छा बहन, वैसे तो बहुत सारी क्रीमें इसलिए भी ना करें, इस दाने के चक्कर में पता चले क्रीमें ऐसी हो कि वो बाकी स्किन भी आपकी डैमेज कर दे, क्योंकि बहुत ब्लैक हो जाती है, उसके बाद बड़ा मसला होता है। तो आप ये कर सकती हैं, उससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। मैं आपके लिए बना ही देता हूँ, बल्कि यहाँ पे आप उसको घर में कैसे करेंगे। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले आप बनाए एक और कॉलर लेते हैं। मरियम है हमारे साथ। मरियम, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करना चाहेंगी? मेरा सवाल है सर, मेरे हस्बैंड के ना सर में बहुत ज्यादा खुश्की है। ठीक है, उसके लिए तो हम टोटके कर चुके, दोबारा बताएंगे। ठीक, और मेरे हस्बैंड के सर में ना बहुत ज्यादा खुश्की है, तो उन्होंने बहुत मेडिकेटेड शैम्पू इस्तेमाल किए हैं और बाल तक भी साफ करवाए हैं, लेकिन खुश्की नहीं खत्म हुई। आपने आप आज उन्हें बिठा लेना है और उनके सर की मालिश करनी है। मेरा सवाल ये, मेरी बहन, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपने बहुत जगहों से इलाज कराया? हाँ जी, नहीं, आराम नहीं आया, कहीं से भी नहीं आराम आया। ये बताएं, उसमें डॉक्टर ईसा मौजूद थे कि नहीं? नहीं, डॉक्टर ईसा नहीं थे। तो क्या फायदा हुआ? इसीलिए सर आपसे पूछ रहे हैं ना। बस अभी इलाज बताएंगे जी आपको। बहुत ज्यादा ऑयल भी यूज किया है, लेकिन ऑयल से भी ये आपने वो ऑयल यूज नहीं किया, डॉक्टर ईसा बता रहे हैं। 2 काम कर लें। हाँ, 2 काम कर लें बेटा। मेहंदी के पत्ते मंगा लो, थोड़े मेहंदी के पत्ते मंगा लो, थोड़े सना के पत्ते, इन दोनों को पहले तो पाउडर कर लो। पाउडर करने के बाद रात में 2 टेबल स्पून निकालकर एप्पल सिट्रा विनीगर मिक्स करके, ये मेहंदी टाइप का बन जाएगा, रात भर भिगो के रखें, सुबह बालों की जड़ों में डालें। ये ज्यादा होता है, ये अब कितने भी शैम्पू लगा लो, कितनी भी चीजें लगा लो, आप उस वक्त 1 दिन तक तो साफ रहेगा, फिर निकल आएगा। तो इसका पेस्ट जड़ों में लगा के 1 घंटा छोड़ दें। एक दिन ये करना है, एक दिन वही नीम और मस्टर्ड वाला ऑयल। सही, ये दोनों चीजें करें, अल्लाह ताला ने चाहे। अच्छा, इस समय आप जो मेहंदी बता रहे, सर्दियों में भी सर में लगाएं? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटे लगाने के लिए। वैसे माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत है इनकी, बात से झलक रही है कि देखें शौहर के मसले के लिए कितनी कंसर्न थी, मगर शौहर के सर में खुश्की है। माशाल्लाह, मोहब्बत हर कपल में डाल ले। बताएं जी। अच्छा, हमारी बहन ने जो कहा, तो मैं उनके लिए चाहूंगा कि बजाय इतनी सारी चीजें ट्राई करें, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा ऊपर रखकर ब्राउन शुगर, ठीक है, अमूमन घर में होती भी है, नहीं है तो आप 10-20 रुपए की मंगा लीजिएगा। ब्राउन शुगर ले लें आप 1 टेबल स्पून, कोको पाउडर ये भी मिल जाता है, ये लिया आपने 1 टेबल स्पून। तो 2 चीजें तो ये हो गई। अब इसमें आपने जो मिक्स करना है
आपके घर में होना चाहिए बादाम का ऑयल। कड़वे या दूसरे किसी भी बादाम? नहीं, मीठे बादाम का। ओके। कड़वा अच्छा होता है लेकिन ये कि वो स्किन पे थोड़ी सी बर्निंग करता है, और टीवी पे लोग देख रहे होते हैं, उनकी स्किन तो हम देख नहीं होते हैं, तो ऐसी चीजें मैं कम ही बताता हूँ। वैसे क्या फर्क होता है डॉक्टर इसका कड़वे बादाम के तेल और मीठे बादाम के तेल? मेडिकेटेड अगर देखा जाए तो उसके बेनिफिट बहुत है। अच्छा। लेकिन डायरेक्टली स्किन पे लगाएं तो जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो तो वो उसके लिए मसला करेगा, इचिंग करेगा, थोड़ा बर्निंग करेगा। बेहतर है कि मीठे बादाम बेहतर है। तो हमने देखे क्या किया, हमने इसमें मिलाया है ब्राउन शुगर का 1 टेबल स्पून, कोको पाउडर या चॉकलेट पाउडर कह लें, 1 हमने टेबल स्पून ये डाला, और इसमें हमने तीसरी चीज बादाम का ऑयल डाला। अब चौथी चीज जो है इसमें हनी डालना है। ओके। अच्छा, ये सिर्फ इनके लिए ही नहीं है कि इनका एक निशान रह गया है, जिनकी नेक बहुत ब्लैक हो जाती है, उंगलियों के निशान बहुत काले होते हैं, यू नो समटाइम यहाँ पर ब्लैक हो रहा है, तो जहां जहां ब्लैक स्पॉट्स हैं आप वहां ये स्क्रब कर सकते हैं। लाइट हैंड से स्क्रब करते रहे 5-7 मिनट, उसके बाद 15-20 मिनट छोड़ दें, उसके बाद वॉश कर लें। अच्छा ईसा भाई, ये ऑयली स्किन ड्राई स्किन दोनों के लिए? दोनों कर सकते हैं। ओके जी, ये तो बड़ा जबरदस्त। दोनों कर सकते हैं, 15-20 मिनट रख के। उसके बाद ज्यादातर जो लोग नहीं करते हैं, चीजें सब करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा सिर्फ दवाइयों से कुछ नहीं होगा। नींद अपनी अच्छी कर लें, पानी का इंटेक पूरा कर लें, और थोड़ा चिल भी कर लें। स्किन की अच्छी होने के लिए ये चीजें जरूरी है। पानी ज्यादा पिएं, सोएं, रिलैक्स रहें, चिल करें। और वो चीजें खाएं जिसमें विटामिन सी ज्यादा होता है। यस, विटामिन सी भी ज्यादा होता है, लेकिन नेचुरल में लेना। आपके घर में लें, आप अमरूद खाएं, आप ऑरेंजेस खाएं। हाँ, पूरा सिट्रस फैमिली पड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसमें काला नमक और ये वो थोड़ा सा वो खाते हुए, तो डाइट अच्छी रखेंगे तो वैसे कोई मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ईसा, साथ मौजूद थे आप और इन टोटकों से मुतालिक आप शेयर कर रहे थे। वक्त हो गया खत्म। करना आपने क्या है जनाब कि सैटरडे और संडे को भी आपने उसी टाइम पर उठना जैसे आप आज उठे थे। आपने देखना है बेस्ट ऑफ नया दिन। इसके अलावा आपने बाहर अगर निकलें तो मास्क पहन कर जाना है, एहतियात करनी है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है, और मंडे को दोबारा हमसे मुलाकात करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।